Good morning, guys. So this is our third lecture in subject of operating system. लास्ट लेक्चर हम लोगों ने थोड़े बहुत वीडियोस देखे थे फॉर द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ ऑपरेटिंग सिस्टम एंड फ्यू पार्ट्स अंडर ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क्स. And at same point of time we also discussed few theoretical topic and अभी हम लोग वो सेम कंटिन्यू करेंगे लास्ट टाइम जहाँ स्टॉप किया था. सो एज यू कैन सी यहाँ पे हम लोग को क्या बोला है. फर्स्ट ये वाला कैश मेमोरी रोम पी रोम ये सब हो गया था. कैश मेमोरी क्या होता है वो भी हम लोगों ने लास्ट टाइम समझा था. तो कैश मेमोरी बेसिकली मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि आपका हार्ड डिस्क जो है वो बहुत स्लो वर्क करता है एंड उसके कंपैरिजन में आपका प्रोसेसर जो है वो बहुत फास्ट वर्क करता है. सपोज मैं बोल रहा हूँ कि मेरा प्रोसेसर जो है वो 3 गीगाहर्ट्ज स्पीड पे काम कर रहा है, लेकिन हार्ड डिस्क उतने स्पीड पे डेटा प्रोसेस करने के लिए प्रोसेसर को दे नहीं सकता है. सो क्या होगा, अगर आपका कैपेसिटी है कि यू कैन वर्क ऑन 3 गीगाहर्ट्ज स्पीड लेकिन आपको डेटा ही स्लो मिल रहा है तो ऑटोमेटिकली आपका प्रोसेसिंग का स्पीड जो है वो स्लो हो जाएगा. सो मतलब मैं कितना भी पावरफुल प्रोसेसर बना लूँ लेकिन अगर मेरा हार्ड डिस्क स्लो ही डेटा प्रोवाइड करेगा सो दिस विल वर्क स्लो इटसेल्फ फॉर मी. सो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं बेसिकली कि हम लोग बीच में कैश मेमोरी रखते हैं. तो हार्ड डिस्क से जो डेटा है वो कहाँ पे आएगा, कैश मेमोरी पे आएगा. और एक बार सारा डेटा जैसे ही कैश मेमोरी पे आ गया देन कैश मेमोरी डील करेगा प्रोसेसर के साथ में, बिकॉज कैश मेमोरी कैन वर्क और डिलीवर द डेटा एट द स्पीड ऑफ प्रोसेसर, जो स्पीड पे प्रोसेसर प्रोसेस करता है. ठीक है. और उसके लिए मैंने आपको बताया भी था कि अगर हार्ड डिस्क अगर एक बस के स्पीड पे अगर भाग रहा है तो हम लोगों का प्रोसेसर जो है वो जेट के स्पीड पे चल रहा है. सो आपको भी अगेन कोई ना कोई एक ऐसा डिवाइस या कोई ना कोई एक ऐसा मीडियम लगेगा जो प्रोसेसर के स्पीड को मैच कर सके. और वो कौन मैच कर सकता है, कैश मेमोरी ओनली कैन मैच इट. बराबर है. सो ये कैश मेमोरी जो है वो क्या है, एक टेम्पररी स्टोरेज लोकेशन है. तो हार्ड डिस्क से जो डेटा प्रोसेसर के पास प्रोसेस होने जाने वाला है वो डायरेक्टली जाने के बदले टेम्पररी पहले कहाँ पे स्टोर होगा, कैश मेमोरी पे, और देन कैश मेमोरी उसको हैंड ओवर करेगा टू प्रोसेसर. तो बेसिकली यहाँ पे ये कंसेप्ट हम लोग क्यों फॉलो करते हैं, सो दैट प्रोसेसर जो है वो अपना काम कंटिन्यूअस करता रहे जब तक सारा डेटा एक साथ कंबाइन होके रेडी हो ना हो जाए प्रोसेसर के लिए. अदरवाइज क्या होगा कि थोड़ा डेटा दिया वापस अभी हार्ड डिस्क थोड़ा डेटा दे रहा है तो प्रोसेसर को अननेसेसरीली बहुत ज़्यादा टाइम तक वेट करना पड़ेगा जब तक पूरा डेटा धीरे 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 हार्ड डिस्क के पास से प्रोसेसर पे आ नहीं जाता. और जब उसके बदले अगर हम लोग कैश मेमोरी यूज़ करेंगे तो क्या होगा, जब तक हार्ड डिस्क से सारा डेटा कैश मेमोरी पे नहीं आ जाता तब तक प्रोसेसर जो है वो अपना काम करते रहेगा, जो भी काम वो दूसरा कर रहा है वो. एक बार सारा डेटा कैश मेमोरी पे आ गया देन कैश मेमोरी जो है वो प्रोसेसर को इन्फॉर्म करेगा दैट आई हैव डेटा रेडी विथ मी, आप मेरे पास से लेके प्रोसेस कर दो. और सेम पैटर्न फॉलो होगा. प्रोसेसर कैश मेमोरी से डेटा लेगा, प्रोसेस करेगा, आउटपुट दे देगा और वापस वो अपना कोई दूसरा काम करने लगेगा. अब नेक्स्ट आपको यहाँ पे देखो क्या वर्ड यूज कर रहे हैं, मोनोलिथिक आर्किटेक्चर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. मोनोलिथिक टू कंस्ट्रक्ट द एक्चुअल ऑब्जेक्ट प्रोग्राम ऑफ OS. व्हेन दिस अप्रोच इज यूज्ड, one first compiles all individual procedure like files और सब कुछ and then bind them together into a single executable file using a system linker. So basically यहाँ पे अगर आप देखेंगे क्या हो रहा है, मेरे पास यहाँ पे देखो एक मेन प्रोसीजर है, उसके अंदर बहुत सारे सर्विसेज है और वो सर्विसेज के बहुत सारे अपने अपने यूटिलिटीज है. जैसे मैं बोल रहा हूँ कि हम लोग के पास मेन प्रोसीजर है BSc IT. BSc IT के अंदर हम लोग के पास बहुत सारे मल्टीपल सर्विसेज है, लाइक वी हैव सम सब्जेक्ट फॉर FI, SY एंड TY. सेम वे यहाँ पे ये सेम FI का सेम 1 है, देन ये सेम 2 है, देन दिस इज सेम 3, सेम 4, सेम 5 एंड सेम 6. सो मेन प्रोसीजर के अंदर अगर आप देखेंगे मल्टीपल सर्विस प्रोसीजर रिक्वायर्ड रहेंगे और वो सर्विस प्रोसीजर के अपने अपने कुछ ना कुछ यूटिलिटीज़ रहेंगे. सो ये यूटिलिटीज़ जब ये सर्विसेज को मिलेंगे और वो सर्विसेज जब एक साथ कंबाइन होंगे तो मेरा कोई एक प्रोसीजर जो है वो कंप्लीट होगा.
फॉर एग्जाम्पल आप देखो कि अगर हम लोग कभी जब ओला से अगर कैब बुक करते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे सर्विसेज होते हैं। अभी सर्विसेज कौन से आपको मिल रहे हैं? कैब बुकिंग सर्विस, एक तो ऑनलाइन कैब बुकिंग एंड ऑटो बुकिंग सर्विस आपको मिल रहा है। उसके साथ में आपको अभी नहीं तो फ्यूचर में बुक करना है उसके लिए मिल रहा है। देन आप अपना एक वॉलेट जो है वो ओला पे स्टार्ट कर सकते हैं। आपको अगर चाहिए तो आप उसका मंथली सब्सक्रिप्शन प्लान या कुछ डिस्काउंट प्लान आता है कि आपको डेली बेस पे अगर जाना है तो ओला पुल सर्विस, ये सारे मल्टीपल सर्विसेज हैं। और वो सर्विसेज के लिए दे आर प्रोवाइडिंग सम और दी अदर, दे आर यूजिंग सम और दी अदर यूटिलिटीज, मतलब कोई ना कोई दूसरे सॉफ्टवेयर स्पेसिफिक प्रोग्राम्स यूज कर रहे हैं, आर्किटेक्चर यूज कर रहे हैं, जिससे वो सक्सेसफुली आपको ये सर्विसेज प्रोवाइड कर सके। तो ये सब जब कंबाइन होते हैं तो आपको फाइनली क्या मिलता है? एक ओला ऐप मिलता है जिसमें गूगल मैप, दैट इज ऑल्सो सर्विसेज, लेकिन वो गूगल मैप बहुत कस्टमाइज वे में आपको ओला के ऊपर प्रोवाइड होता है। सो अब अगर हम लोग यहाँ पे पढ़े, आपको क्या बोला है? इन टर्म्स ऑफ इंफॉर्मेशन हाइडिंग देर इज एसेंशियली नन, एवरी प्रोसीजर इज विजिबल टू एवरी अदर प्रोसीजर। बराबर है, हाइडिंग कुछ भी नहीं है, हर एक प्रोसीजर को दूसरे प्रोसीजर क्या कर रहा है वो पता रहेगा। लाइक एन अपोज्ड टू अ स्ट्रक्चरल कंटेनिंग मॉड्यूल और अ पैकेज इन विच मच ऑफ द इंफॉर्मेशन इज हिडन अवे इनसाइड अ मॉड्यूल्स। सो यहाँ पे ऐसा कोई नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन इतना हिडन नहीं रहेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या प्रोसीजर चल रहा है और वो प्रोसीजर जो है वो कौन से एक स्पेसिफिक टास्क कंप्लीट करने के लिए चल रहे हो सबको पता रहेगा। इवन इन monolithic system it is possible to have some structured way, like we have services। सर्विसेज का मतलब क्या है? कोई सिस्टम कॉल, मतलब जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है उसने कुछ तो यूटिलिटीज कॉल की है। दिस इज द सर्विस प्रोसीजर, जिसने कुछ ना कुछ एक यूटिलिटी, कुछ ना कुछ एक टास्क जो है ना वो कॉल किया, सिस्टम कॉल बोलेंगे यहाँ पे हम लोग। तो देखो यहाँ पे क्या बोला है? सर्विसेज सिस्टम कॉल। अब ये सिस्टम कॉल किसके थ्रू आया है? बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। बराबर है। अब ये अब अगर मल्टीपल अगर ऐसे रिक्वेस्ट आएंगे तो वो सारे कहाँ पे जाएंगे? स्टैक पे जाएंगे। और स्टैक पे जाने के बाद जैसे एक साथ सपोज 10 रिक्वेस्ट आ गए तो ये सारे स्टैक पे गए। सॉरी। एंड देन वो स्टैक पे से हम लोग एल्गोरिदम के थ्रू वन बाय वन ये जो रिक्वेस्ट है इसको प्रोसेस करेंगे। लाइक वी हैव एक हम लोग के पास होगा जिसमें हम लोगों ने फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पैटर्न अप्लाई किया है, दैट इज द एल्गोरिदम। तो ये स्टैक के ऊपर जो भी वेल डिफाइंड ऑपरेटिंग सिस्टम के सिस्टम कॉल्स है अलग अलग पर्पस के लिए, तो उसमें से हम लोग क्या करेंगे? फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, मतलब पहला जिसका सर्विस कॉल आया है पहले उसको सर्विस करो, या फिर शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, ऐसा कोई एल्गोरिदम हम लोग यूज कर सकते हैं। या फिर वी कैन यूज सम अदर एल्गोरिदम लाइक जहाँ पे जिसका प्रायोरिटी हाईएस्ट है वैसे सिस्टम कॉल्स को पहले प्रोसेस करेंगे। सो ऐसे अलग अलग वे हो सकता है। उसके आगे क्या बोला है? उसके आगे देखो क्या बोला है कि हम लोगों ने ये वेल डिफाइंड पैरामीटर प्लेस किया है, ऑन स्टैक पे डाला है, ये सबको लाइन से ऐड कर दिया है अलग अलग पैटर्न में, एंड देन एग्जीक्यूटिंग अ ट्रैप इंस्ट्रक्शन। Now, in the instruction switches machine from user mode to kernel mode and transfers the control to operating system। अब याद रखो, जब कभी आपको कोई एक हार्डवेयर एक्सेस करना है ऑपरेटिंग सिस्टम में, लिसन दिस वेरी केयरफुली, वेन एवर वी सपोज टू यूज दी हार्डवेयर, जैसे आप सब समझो कि मुझे सपोज जो कुछ कोई वीडियो प्ले करना है, तो इसका मतलब क्या हो गया? वो वीडियो कहाँ पे दिखेगा? स्क्रीन पे दिखेगा, और साथ में वीडियो ड्राइवर्स आएंगे, ग्राफिक ड्राइवर आएंगे, जो हम लोग के कंप्यूटर में इनबिल्ट स्पीकर्स रहेंगे वो यूज़ होंगे। तो इसका मतलब क्या है कि यूज़र ने जब डबल क्लिक किया कोई एक मूवी आइकन पे, कोई एक वीडियो पे, MP4 उस वीडियो के ऊपर डबल क्लिक किया, तो वो टाइम पे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो यूज़र मोड पे है। आपने जब कोई एक मूवी आइकन पे डबल क्लिक किया तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो यूजर मोड से अभी कर्नल मोड पे जाएगा, जहां पे वो वेरीफाई करेगा द यूजर हु इज ट्राइंग टू ओपन वन वीडियो फाइल ऑन दिस कंप्यूटर, whether he got that access to open that video file from his user account or not. If it is accessible, then kernel will pass on the same command to video drivers as well as to sound drivers, and they will start that video.
दिख रहा है आपको, ये यहाँ पे वही बोला है देखो, यूजर मोड से कर्नल मोड पे जाएगा एंड उसके बाद में हम लोग ट्रांसफर किसको करेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम को, जो ये ड्राइवर्स को कॉल करके वो सेम चीजें जो है वो कंप्यूटर के ऊपर प्ले करके बताएगा। OS then fetches the parameter and determines which system call is to be carried out. So यहाँ पे देखो आपको क्या बोला है, लाइक दिस ऑर्गेनाइजेशन सजेस्ट बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। एक मेन प्रोग्राम रहेगा जिसने इन्वोक किए बहुत सारे रिक्वेस्ट प्रोसीजर्स, बराबर है। जैसे अगर मैंने एक मूवी के लिए जब कॉल किया तो हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया है, हम लोगों ने बहुत सारे सर्विसेज कॉल किए। कौन से सर्विसेज कॉल किए, तो लेट्स सपोज कि मैंने एक 3D मूवी स्टार्ट करना है और वो भी इंटरनेट से स्टार्ट करना है, तो मुझे कौन से सर्विसेज लगेंगे, इंटरनेट सर्विस लगेगा। देन अगर वो मूवी डाउनलोड अगर करना है तो मुझे डाउनलोड परमिशन लगेगा। देन उसको मुझे अभी अगर VLC प्लेयर में स्टार्ट करना है तो VLC का सर्विस लगेगा। उसके साथ में अगर मुझे साउंड प्ले करना है तो साउंड ड्राइवर सर्विस लगेगा। तो ये सारे मल्टीपल सर्विस है और वो सर्विसेज को कंप्लीट करने के लिए अभी आपको क्या क्या यूटिलिटीज लगेंगे। You require VLC player, you required Chrome type of a browser to download your file, then you required a storage utility जहाँ पे आपका ये मूवी जो है वो टेम्पररी स्टोर होगा। देन यू रिक्वायर्ड वाईफाई ड्राइवर जिसके थ्रू आपका इंटरनेट कनेक्ट होके आप डाउनलोड कर पाएंगे। सो दैट इज हाउ दिस थिंग्स गोज ऑन। सो यहाँ पे देखो, अ सेट ऑफ सर्विस प्रोसीजर कैरिड आउट सिस्टम कॉल्स, अ सेट ऑफ यूटिलिटी प्रोसीजर दैट हेल्प्स सर्विस प्रोसीजर। तो वो सारे छोटे छोटे यूटिलिटीज जब तक खत्म नहीं होते तभी तक आपके ये सारे सर्विसेज अचीव नहीं होंगे, और वो सारे सर्विसेज जब तक अचीव नहीं होंगे आपका एक मूवी जो है वो आपके लिए रेडी नहीं होगा। गेटिंग, ये मेन प्रोसीजर होता है। दिस इज द मेन प्रोसीजर प्रोवाइडेड हियर। नाउ दिस डिवीजन ऑफ द प्रोसीजर इनटू 3 लेयर्स रहेंगे। कौन से 3 लेयर्स रहेंगे, यूटिलिटी लेयर, सर्विस लेयर एंड मेन प्रोसीजर आएंगे। So the core OS is loaded with computer when the अभी यहाँ पे देखो क्या बोला है, the main OS that is loaded when the computer is booted। कंप्यूटर बूटिंग का मतलब क्या रहता है पता है, आपने देखा है कभी हम लोग कंप्यूटर को बूट करते हैं। बूट करने का मतलब क्या रहता है कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, जैसे अगर आप सुबह में उठते हैं तो आपके बॉडी को कंटिन्यूअसली अगर काम चालू करना है ना, तो उसके लिए आपको कुछ वी कैन से कि वी रिक्वायर्ड सम ओके, वी रिक्वायर्ड आवर बॉडी शुड बी मूविंग। सो जैसे हम लोग सुबह में उठेंगे तो हम लोग थोड़ा सा अगर थोड़ा सा हम लोग हाथ पैर हिला के देखते हैं, बराबर है। हम लोग उठेंगे, सपोज कहीं पे अगर हम लोग आड़े टेढ़े सोए, एक हाथ जो है वो दुख रहा है हम लोगों का, तो हम लोग को ये पता चलता है जैसे हम लोग मॉर्निंग में उठते हैं। सो वैसे ही कंप्यूटर को भी पता चलता है जब वो खुद को बूट करता है कि द मिनिमम हार्डवेयर विच इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट योर कंप्यूटर आर दोज हार्डवेयर आर प्रॉपरली कनेक्टेड और नॉट। अगर बूटिंग में अगर वो कनेक्टेड नहीं है तो हम लोग उसको वेरीफाई करेंगे। जस्ट 1 मिनट गाइस। ओके, सो विल कंटिन्यू। एज यू कैन सी कि यहाँ पे आपको क्या बोला है कि आपका जो कोर ओएस है इज लोडेड व्हेन द कंप्यूटर इज बूटेड। बूटिंग का मतलब है कि हम लोग द रिक्वायर्ड हार्डवेयर सॉफ्टवेयर टू स्टार्ट योर कंप्यूटर वो साथ में कनेक्टेड है कि नहीं वो देखेंगे, बराबर है। अगर वो कहीं पे कुछ मिसिंग है, जैसे हार्ड डिस्क अगर प्रॉपरली कनेक्टेड नहीं है या रैम का कुछ इशू है, तो वो आपका बूटिंग टाइम पे आपको इन्फॉर्म कर देगा। सो एवरी टाइम आपका कंप्यूटर जो है ना वो बूट होता है, मतलब द रिक्वायर हार्डवेयर प्रॉपरली है कि नहीं। एंड लास्ट टाइम जब आपका कंप्यूटर शट डाउन हुआ था वो टाइम पे जितना हार्डवेयर कनेक्टेड था अभी भी उतना ही है, या कोई न्यू डिवाइस आपने कनेक्ट किया है, कोई एक हटा दिया है, तो वो भी वो प्रॉपरली बूटिंग टाइम पे देखते रहेगा। और उसके आगे देखो क्या बोला है, मेनी ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट लोडेबल एक्सटेंशन सच एज इनपुट आउटपुट डिवाइस ड्राइवर्स एंड फाइल सिस्टम। दिस कंपोनेंट्स आर लोडेड ऑन अ डिमांड, लाइक इन यूनिक्स दे कॉल्ड शेयर्ड लाइब्रेरीज। तो जब अगर आप बोलेंगे ना तो ही ये लोड होंगे। विंडोज़ में तकलीफ क्या है कि आप जो भी सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर इंस्टॉल करता है ना, मतलब कनेक्ट करता है ना अपने डिवाइस से, विंडोज़ वो सारे हार्डवेयर्स को, वो सारे सॉफ्टवेयर्स को इनिशियलाइज करता है जब वो चालू होता है वही टाइम पे, और उसके बाद वो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करने देता है, और वो हम लोगों के लिए एक तकलीफ वाला चीज़ है। दैट्स वाई विंडोज़ ओएस को स्टार्ट होने में टाइम लगता है। जबकि अगर यूनिक्स या लिनक्स की अगर हम लोग बात करेंगे ना तो वो
सारे सर्विसेज को, सारे जो सॉफ्टवेयर है उसको इनिशियलाइज नहीं करता है ऑन बूट टाइम। आपने कोई स्पेसिफिकली बोला रहेगा कि जैसे अगर एंटीवायरस है, इसको हमेशा जब जब मेरा कंप्यूटर बूट होगा वो बूटिंग के साथ में इसको भी बाय डिफॉल्ट चालू करो एट द टाइम ऑफ बूटिंग, तो वही स्पेसिफिक सर्विसेज को चालू करेगा और बाकी के जो सॉफ्टवेयर या सर्विसेज है वो ऑफ ही रहेंगे। आप जब तक उसको मैन्युअली चालू नहीं करते तब तक वो चालू नहीं होगा। गेटिंग? सो यहाँ पे क्या बोला, इन यूनिक्स दे आर कॉल्ड एज शेयर्ड लाइब्रेरी, इन विंडोज दे आर कॉल्ड एज DLL, डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी। अब ये क्या रहेंगे, जब कभी आपके कोई एक सर्विस को रन होने के लिए कोई एक स्पेसिफिक लाइब्रेरी की जरूरत है, वो यहाँ पे उसको अटैच कर देंगे। आपने बहुत बार देखे रहेंगे ऐसे .dll फाइल्स रहते हैं आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई एक टास्क कंप्लीट करने के लिए। लाइक आप देखो कि आपने एक एग्जांपल देता हूँ आपको, आपने C++ या C प्रोग्राम किया तो आपने ऊपर इंक्लूड iostream.h, इंक्लूड conio.h, ऐसा कुछ हम लोग लिखते हैं, तो वो हेडर फाइल है। वो हेडर फाइल बेसिकली आपका जो C प्रोग्राम है उसका सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन में आपको हेल्प करेगा, राइट। तो वो जो सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन जो उसका हो रहा है ना, वो किसके थ्रू हो रहा है, बाय बाय दैट हेडर फाइल। तो वो हेडर फाइल क्या है, वो उसका लाइब्रेरी है। जैसे अगर मैं अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में एक MP4 फाइल या .mkv एक्सटेंशन वाला एक वीडियो फाइल अगर ओपन करने की ट्राई कर रहा हूँ, तो मेरा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको समझ में आता है कि ये टाइप का फाइल जो है ये VLC के थ्रू प्ले हो पाएगा, तो वो आपको वो फाइल के ऊपर VLC का आइकन बताता है। देन जब आप उसको ओपन करते हैं तो VLC के जो लाइब्रेरीज है जो ये फाइल को इंटरप्रेट रीड कर पाएंगे, वो वाले लाइब्रेरीज कॉल होते हैं, और वो लाइब्रेरीज फाइल के थ्रू आपका ये जो वीडियो फाइल है वो एग्जीक्यूट होता है, और जैसे जैसे वो एग्जीक्यूट होगा वैसा वैसा वो वीडियो आपके VLC प्लेयर के अंदर प्ले होता है। तो अगर आप देखेंगे ऐसे बहुत सारे डायनेमिक लिंक लाइब्रेरीज, जो भी आपके ऑपरेशन सिस्टम कॉल्स रहते हैं उसको सक्सेसफुली कंप्लीट करने के लिए ऐसे लाइब्रेरी फाइल्स जो है वो हम लोग को विंडोज में System32 के अंदर मिलता है। देन उसके आगे नेक्स्ट आपको देखो क्या बोला है, व्हाट इज सिस्टम कॉल एंड एक्सप्लेन इट्स टाइप्स। सेम यूनिवर्सिटी एग्जाम पहले जो होता था उसमें भी ऐसा एक क्वेश्चन आया हुआ है, लिस्ट एंड एक्सप्लेन सिस्टम कॉल्स फॉर प्रोसेस मैनेजमेंट। तो सिस्टम कॉल्स क्या है, देखो सिस्टम कॉल्स एक तो प्रोसेस मैनेजमेंट के लिए है, फाइल मैनेजमेंट के लिए है, डायरेक्टरी मैनेजमेंट के लिए सिस्टम कॉल्स रहते हैं। डायरेक्टरी मैनेजमेंट का मतलब क्या है, लिनक्स में हम लोग फोल्डर को डायरेक्टरी बोलता है। गेटिंग? हम लोग विंडोज में जो फोल्डर क्रिएट करते हैं ना उसको लिनक्स में, यूनिक्स में हम लोग डायरेक्टरी बोलते हैं। तो एक सिस्टम कॉल इसके लिए हो सकते हैं, बाकी कोई दूसरे मिसलिनियस सिस्टम कॉल्स हो सकते हैं, और एक विंडोज स्पेसिफिक कोई ऑपरेशंस करने के लिए हम लोग के पास सिस्टम कॉल्स रहते हैं। अब ये जो API वर्ड है इसका मतलब क्या रहता है, API मतलब प्रोग्रामिंग एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। हम लोगों ने वेब प्रोग्रामिंग में लास्ट टाइम एक छोटा सा प्रोजेक्ट जो बनाया था जिसमें हम लोगों ने वेबसाइट बनाया था एज आर प्रोजेक्ट क्लास वर्क। तो उसमें आप लोगों ने देखा था कि छोटा सा जो हम लोग एक अपने वेबसाइट में अगर आपको गूगल मैप अगर ऐड करना है तो गूगल मैप के API हम लोग कनेक्ट करेंगे, जिससे वो सेम गूगल मैप के जो फैसिलिटीज़ है, जो सर्विसेज है, वो आपके वेबसाइट पे ऑटोमेटिक आ जाए, आपको उसको डेवलप करने की ज़रूरत ना पड़े, और वो बहुत प्रोफेशनल वे में आपके वेबसाइट के ऊपर दिखता है। तो ये वही होते हैं, वो रेडी सर्विसेज एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। तो आप क्या कर सकते हैं, विंडोज Win32 API मतलब विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के भी बहुत सारे ऐसे रेडी एप्लीकेशंस होते हैं, रेडी सर्विसेज रहते हैं, वो भी आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सच APIs। सो यहाँ पे देखो आपको अलग अलग 5 टाइप के सिस्टम कॉल्स दिए हुए हैं। अब बेसिकली ये सिस्टम कॉल्स होते क्या है, ओके गाइज, सो कैन यू सी दिस डायग्राम। यहाँ पे क्या दिया है, वी हैव एन एप्लीकेशन, लाइक अभी ये वेब ब्राउज़र हो सकता है और कुछ भी हो सकता है, और ये एप्लीकेशन के पास कुछ तो उसको जैसे कोई फाइल्स एक्सेस करने, पावर पॉइंट, एक्सेल, वर्ड डॉक्यूमेंट या नेटवर्क सर्विसेज एक्सेस करने,
सपोज उसको लैन नेटवर्क यूज़ करना है, कॉलेज का नेटवर्क, वीपीएन सर्विस एक्सेस करना है, या फिर कोई वाईफाई यूज़ करना है, देन उसको प्रिंटर या पेन ड्राइव कनेक्ट करना है, या ऐसे बहुत सारे दूसरे सर्विसेज। तो वो टाइम पे क्या होते हैं, ये सिस्टम कॉल्स जनरेट होते हैं। तो ये एप्लीकेशन के पास से सिस्टम कॉल्स जो है वो कहाँ पे जाएंगे, कर्नल के पास जाएंगे। बिकॉज आपके कंप्यूटर में जो भी कुछ मेन डिसीजंस जो है ना, वो सारे मेन डिसीजंस कौन लेता है, कर्नल लेता है। तो जब कभी अगर सिस्टम कॉल जनरेट होते हैं वेयर यूजर आस्क फॉर टू ओपन एनी फाइल, to access a network services, to access any hardware, or to access something else in operating system. So everything goes on from this application to system call, और system call उसको कर्नल को देगा। कर्नल अगर अलाउ करेगा तो वो सेम सर्विसेज आपको अवेलेबल हो जाएंगे लाइक दिस। देखो यहाँ पे ये यूजर मोड है। यूजर मोड के अंदर क्या बोला है, यूजर प्रोसेसेस है। अब यूजर प्रोसेसेस में सपोज मैं बोल रहा हूँ कि मुझे एक डॉक्यूमेंट का प्रिंट आउट लेना है, तो मैंने क्या किया, एक सिस्टम कॉल जनरेट किया है, बराबर है। मतलब मैंने माई MS वर्ड में जाके प्रिंट कमांड कॉल किया। तो प्रिंट कमांड ने अभी क्या किया, आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, वो देखो यहाँ पे ये यूजर मोड पे, हाँ यहाँ पे ये यूजर मोड पे, यूजर मोड से वो किस में स्विच हो जाएगा, कर्नल मोड में। और कर्नल मोड में देन वो कर्नल को पूछेगा कि ये XYZ जो यूजर है वो अपने अकाउंट से प्रिंटर एक्सेस करने की ट्राई कर रहा है, उसको वो प्रिंटर एक्सेस करने का परमिशन है क्या। अगर है तो हम लोग उसको वो प्रिंटर का एक्सेस देंगे। मतलब इन रिटर्न आपको प्रिंटर का एक्सेस मिल गया, आपके डॉक्यूमेंट प्रिंट होने के लिए चले गए ऑन दी प्रिंटर साइड। दैट इज व्हाट वी मीन बाय सिस्टम कॉल्स। ये डायग्राम बना लो जल्दी से, बाद में मैं आपको आगे अपने नोट्स में लेके जाता हूँ। जल्दी से ड्रॉ करो डायग्राम। हो गया गाइस, डायग्राम ड्रॉ करके हो गया। हेलो, ये डायग्राम हो गया ड्रॉ। यस सर। अब सेकेंड जो है वो ये वाला ड्रॉ कर लो, जो मैंने आपको सेकेंड वाला जो बताया था वो, दिस वन। दिस इज द सेकेंड डायग्राम फॉर सिस्टम कॉल। ड्रॉ इट क्विकली। So with that diagram we are very well now clear with our concept कि system calls होते क्या है। वापस एक बार बता देता हूँ मैं। बाय डिफ़ॉल्ट जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़र मोड पे है, और जब कभी आप कोई भी हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, फाइल्स, डायरेक्टरी कुछ भी डिमांड करते हैं तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़र मोड से कर्नल मोड पे स्विच हो जाता है। और कर्नल अगर अलाउ करेगा तो ही वो सिस्टम कॉल कंप्लीट होके आपको वो फाइल, फोल्डर, हार्डवेयर का एक्सेस मिल पाएगा। अगर कर्नल ने मना कर दिया तो आपको वो स्पेसिफिक फोल्डर का, हार्डवेयर का एक्सेस नहीं होगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ऑलवेज वर्क्स इन टू टाइप्स, two modes, user mode and kernel mode. So whenever we want to access any hardware, any files, any other services, तो आपका वो जो request है to access that file, folder या hardware, वो किसके पास जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर मोड से खुद को कर्नल मोड पे लेके जाएगा। और कर्नल वेरीफाई करेगा कि जो यूजर ये हार्डवेयर, फाइल या डायरेक्टरी एक्सेस करने का रिक्वेस्ट भेज रहा है उसको परमिशन है क्या। लाइक इन कॉलेज वी हैव टू टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। एक आपका एडमिन अकाउंट होता है, एक स्टूडेंट अकाउंट होता है। और स्टूडेंट अकाउंट को हर एक फाइल्स या हार्डवेयर का एक्सेस नहीं होता है। तो कर्नल मोड में वो यही चेक करेगा कि जो अकाउंट से यूज़र ने लॉगिन किया है वो अकाउंट को, वो यूज़र अकाउंट को ये स्पेसिफिक चीज़ एक्सेस करने का परमिशन है क्या। अगर है तो ही वो आगे कंटिन्यू करेगा, एल्स वो वहाँ से ही वो चीज़ों को रिजेक्ट कर देगा। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको वही बता रहा है। देखो सिस्टम कॉल्स में सबसे पहले क्या बोला है, प्रोसेस मैनेजमेंट। फर्स्ट ग्रुप ऑफ सिस्टम कॉल यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको डील्स विद द प्रोसेस मैनेजमेंट। अलग अलग जो प्रोसेसेस रहेंगे, लाइक fork is a good place to start the discussion. Now fork is the only way to create a new process in POSIX. सो अब यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं कि हम लोग अगर स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे अगर हम लोग खाना चालू कर रहे हैं तो सबसे पहले सपोज अभी यहाँ पे ये जो फॉरेन ऑथर है ना उसने बोला है, तो वो क्या बोल रहा है कि अगर खाना चालू करना है तो सबसे पहले आपको क्या लगेगा, एक फॉर्क लगेगा।
अगर फॉर्क अगर है तो उसके बाद हम लोग एक डिस्कशन चालू कर सकते हैं कि ओके चलो अभी मुझे ये खाना है वो खाना है, मैं अपने वो प्लेट में लूंगा, बराबर है, जो भी खाना है वो। तो उसके बाद फिर मैं नए प्रोसेस के बारे में सोच सकता हूँ कि चलो मेरे पास एक फोर्क आ गया, एक स्पून आ गया, अब मैं जाके उसके आगे मुझे क्या चाहिए वो मैं वहां से ले सकता हूँ। सो यहाँ पे वही है, इट क्रिएट्स एन एग्जैक्ट डुप्लीकेट ऑफ ओरिजिनल प्रोसेसेस इंक्लूडिंग ऑल फाइल डिस्क्रिप्टर रजिस्टर एवरीथिंग। आफ्टर द फॉर्क मतलब एक बार आपके पास फॉर्क आ गया, ओरिजिनल प्रोसेस एंड द कॉपी पेरेंट एंड चाइल्ड गो देयर सेपरेट वेज। पेरेंट कौन हो गया? एक बड़ा सा एक बड़ा सा बाउल था जिसमें से मैंने सपोज कुछ नूडल्स ले लिए, तो मेरे पास अभी थोड़े से नूडल आ गए, बाकी पेरेंट जो है वो तो आगे चले गया दूसरे के पास, बराबर है। सो ये हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं पेरेंट एंड चाइल्ड जो है, आपके पास एक ओरिजिनल प्रोसेस आ गया। ओरिजिनल प्रोसेस का मतलब क्या है? आपके पास वो नूडल आ गए और उसके बाद आपके पास एक उसका कॉपी आ गया और उसके बाद में बाकी का जो बॉल जो है वो आगे चले गया। ऑल द वेरिएबल्स हैव आइडेंटिकल वैल्यूज एट द टाइम ऑफ द फॉर्क। मतलब जब अगर हम लोग फॉर्क या प्लेट पे बैठेंगे तो सारे प्लेट फॉर्क सब सेम ही रहेंगे, वहाँ पे कोई में ऐसा डिफरेंस नहीं रहेगा कि भाई ये रोल नंबर 1 के लिए, ये 2 के लिए, ये ग्रैंड पेरेंट के लिए, ये डैड के लिए, ये मॉम के लिए। वहाँ पे कोई मेल फीमेल या कोई एक ऐसा नहीं रहेगा कि ओके ये यही फैमिली मेम्बर के लिए होगा, बराबर है। तो अगर हम लोग पार्टी में जाते हैं तो वहाँ पे सारे प्लेट सारे फॉर्क जो है वो सेम ही रहेंगे, जब तक आप उसको यूज करने नहीं लेते हो और आप अपने चॉइस का फूड नहीं लेते उसमें, तब तक वो सारे आइडेंटिकल वैल्यूज ही रहेंगे वहाँ पे। आई होप समझ में आ रहा है। But the since parents' data are copied to create the child, subsequent changes in one of them do not affect the other one. मतलब अभी हम लोग सबके पास एक एक प्लेट है, एक एक फॉर्क है। मैंने नूडल लिया, किसी दूसरे ने मंचूरियन लिया, किसी दूसरे ने और कुछ फूड लिया। अब उसमें जो मेन आपके पास प्लेट है फॉर्क है उसमें कहीं पे चेंजेस नहीं हो रहे, उसमें जो प्रोसेसेस आ रहे हैं ना, कहीं पे नूडल आ रहा है कहीं पे मंचूरियन आ रहा है, वो चेंज हो रहा है इन शॉर्ट। आई होप समझ में आ रहा है। ये जो भी राइटर है उसने एकदम खाने का सोच के बनाया और आपको एग्जाम्पल भी आगे बहुत सारे ऐसे मिलेंगे। सो अब यहाँ पे आपको क्या बोला है? द फॉर कॉल रिटर्न द वैल्यू विच इज जीरो इन द चाइल्ड एंड इक्वल टू द चाइल्ड प्रोसेस आईडी इन द पेरेंट। सो हम लोग यहाँ पे वही बता रहे कि ओके हम लोगों का पेरेंट आईडी क्या है और उसमें से हम लोगों ने चाइल्ड का क्या इनहेरिट किया है, और वहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे कि अगर जो आपका फॉर कॉल जो है रिटर्न अ वैल्यू विच इज जीरो इन द चाइल्ड एंड इज इक्वल टू द चाइल्ड प्रोसेस आईडी। तो अगर मेरे पास अगर वो प्लेट में कुछ भी नहीं है तो क्या होगा? जीरो रिटर्न होगा। यूजिंग द रिटर्न PID द टू प्रोसेस कैन सी विच वन इज अ पेरेंट प्रोसेस एंड विच वन इज द चाइल्ड प्रोसेस। तो उससे हम लोग को एग्जैक्टली पता चलेगा, राइट। अगर मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास एक प्लेट है और एक बड़ा सा बॉल है, तो उसमें से हम लोगों को इजीली पता चल सकता है कौन सा पेरेंट है कौन सा चाइल्ड है। सो कौन कुछ सर्टन प्रोसेस या सिस्टम कॉल कॉल करेगा, मतलब मैं कुछ मंचूरियन कहाँ से कॉल करूँगा, बराबर है। मेरे प्लेट से तो सब नहीं लेंगे, मैं वहाँ पे जो रखा है उसमें से अपने प्लेट में लूंगा। सो यहाँ पे देखो आपको क्या बोला है, वी हैव अ प्रोसेस आईडी, क्या है? फॉर्क। हम लोगों ने ये कॉल किया, इसने क्या किया, एक बड़ा सा जो फॉर्क वाला जो क्लास है उसमें से एक फॉर्क उठा के मुझे दे दिया जो आइडेंटिकल है पेरेंट के जैसा। मतलब सारे जो आपके पास फॉर्क का पेरेंट क्लास रहेगा वो क्या बताता है कि भाई फॉर्क कैसा रहेगा, ऐसा रहेगा। तो अभी अगर मैं वो फॉर्क यूज करूँ आप यूज करो, सबको एक सिमिलर टाइप का ही चाइल्ड मिलेगा विच इज आइडेंटिकल टू अ पेरेंट। ठीक है, ये हो गया। देन प्रोसेस आईडी में अगर वेटिंग प्रोसेस आईडी है, मतलब वहां पे क्या बोला है, वेट फॉर चाइल्ड टू टर्मिनेट। मतलब अगर और किसी को यूज करना है, सपोज वो सेम अगर रीयूज करना है हम लोगों को नेक्स्ट टाइम, तो वो टाइम पे आपको क्या करना पड़ेगा, वेट फॉर चाइल्ड टू टर्मिनेट। मतलब जब तक एक कोई अपना डिनर कंप्लीट करके वो फॉर्क को छोड़ता नहीं है तब तक हम लोग उसको रिसाइकल नहीं कर सकते, वॉश करके और किसी को दे नहीं सकते, बराबर है। और उसके बाद में क्या बोला आपको, लोग यहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे। सपोज अगर आपको उसके बाद आपको ये सेम यहाँ पे बोल रहे हैं कि हम लोगों के पास नए में आर्ग्यूमेंट्स है, एनवायरनमेंट है। एनवायरनमेंट मतलब हम लोग वो सेम फॉर कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, कौन से टाइप के फूड खाने के लिए यूज़ कर रहे हैं। और उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही हम लोग का ये काम हो जाएगा हम लोग रिप्लेस कर देंगे द कोर इमेज। कोर इमेज रिप्लेस करने का मतलब है आज वो फॉर्क यूज़ हुआ था, वो सपोज किसी का डिनर पार्टी था, बराबर है।
कल वो किसी के जो लंच है उसमें यूज होगा। सो हम लोगों ने कोर इमेज चेंज कर दिया, फॉर्क सेम रहेगा, कल वो डिनर में यूज हो रहा था, आज वो लंच में यूज होगा। और उसके बाद जैसे ही डिनर खत्म हो गया, हम लोग का स्टेटस क्या होगा, एग्जिट हो जाएगा, टर्मिनेट द प्रोसेस एग्जीक्यूशन, एंड स्टेटस जो है वो रिटर्न हो जाएगा। ये हम लोगों का प्रोसेस मैनेजमेंट हो गया, कि जहाँ पे हम लोगों का ये प्रोसेस है ना, फाइल मैनेजमेंट। अब फाइल मैनेजमेंट में हम लोग के पास देखो यहाँ पे क्या है, हम लोग के पास एक ओपन मतलब एक फंक्शन है जिसके थ्रू मैं कोई एक फाइल को ओपन कर सकता हूँ। ये मेरे पास फाइल हैंडल है, ये मेरा फाइल हैंडल है। अब ये जैसे हम लोग के पास बाइक का हैंडल होता है, तो बाइक के हैंडल से मैं कार को बाइक को कहीं पे भी ड्राइव कर सकता हूँ, मूव कर सकता हूँ, स्टॉप कर सकता हूँ, स्टार्ट कर सकता हूँ। वैसे ही यहाँ पे देखो आपको क्या बोला है, ओपन अ फाइल फॉर रीडिंग राइटिंग और बोथ। सो अगर आपको कोई एक फाइल अगर ओपन करना है रीड राइट करने के लिए, तो वो टाइम पे हम लोग यहाँ पे ये FD, ये हम लोग का फाइल हैंडल आप समझ लो, ये फाइल हैंडल है जिसके थ्रू मैंने क्या किया, फाइल मैनेजमेंट, मतलब एक फाइल को मैं ओपन कर रहा हूँ। उसके बाद में अगर मुझे क्लोज करना है तो मैं क्लोज फंक्शन कॉल करके वो फाइल हैंडल का नाम लिख दूंगा या फाइल डिस्क्रिप्शन ऐड कर दूंगा, जिससे मुझे पता चलेगा कि ओके कौन सा फाइल क्लोज करना है। देन अगर मुझे रीड करना है तो मैं रीड करने के लिए भी मैं बताऊंगा यहाँ पे क्या, फाइल हैंडल बताऊंगा कि ओके दिस इज द फाइल। उसमें अभी बहुत सारा अगर डेटा है, जैसे एक्सेल फाइल है, वर्ड डॉक्यूमेंट है, या फिर कोई एक PPT है, या कोई एक वीडियो फाइल है, तो उसमें से थोड़ा थोड़ा डेटा जो है, कितना डेटा वो यहाँ पे डिफाइंड रहेगा कि एट ए टाइम अगर वीडियो फाइल है तो वीडियो को एक स्मूथली प्ले करने के लिए सपोज मैं बोलूँगा कि हम लोगों को कम से कम 1000 बाइट्स डेटा जो है वो एट ए टाइम रिक्वायर्ड रहेगा, बराबर है। तो वो क्या होगा, 1000 बाइट डेटा आपको दे देगा लाइक VLC प्लेयर को, और बाकी का जो डेटा है वो प्रोसेस करेगा, उसको बफर करके रखेगा। तो जैसे ही आपके 1000 बाइट डेटा प्रोसेस करके हो गए, उतना वीडियो प्ले करके हो गया, आप बफर में से बाकी का डेटा फैच करोगे और फिर उसको आप VLC प्लेयर में प्ले करना चालू करोगे। तो बफर का मतलब आपका मूवी प्रोसेस होते जा रहा है और साथ में वो VLC प्लेयर उसको प्ले करते जा रहा है। तो जब तक वो मूवी प्रोसेस नहीं होगा, रीड होके प्रोसेस नहीं होगा, तब तक वो बफर के पास नहीं जाएगा और वहां से आपका VLC प्लेयर उसको एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या बोला है, देखो, रीड डेटा फ्रॉम अ फाइल इनटू अ बफर। तो फाइल में से डेटा, जैसे मूवी फाइल है तो उसको प्रोसेस करके आप डेटा बफर में डालो और बफर से मीडिया प्लेयर जो है वो उसको रीड करते जाएगा। देन राइट फंक्शन है, बहुत सिंपल है कि आप राइट करते जाओ। तो आप देखो कि बहुत बार अगर मैं बहुत सारे कीज एक साथ प्रेस करता हूँ, आपका कंप्यूटर अगर थोड़ा स्लो है तो मैंने की प्रेस कर दिया, लेकिन वो वर्ड डॉक्यूमेंट पे या आपके स्क्रीन पे है ना, थोड़ा रुक रुक के टाइप होता है। तो उसका मतलब क्या हो गया, मैंने राइट कमांड में मैंने बहुत सारे जो डेटा है वो दे दिए। अभी एक अमाउंट से ज़्यादा डेटा अगर कंप्यूटर के पास चले गया ना, तो वो क्या करेगा, उसको टेम्पररी बफर में डाल देगा जब तक आपका कंप्यूटर उसको प्रोसेस नहीं करता है। और जैसे ही अभी करंटली जो भी डेटा प्रोसेस हो रहा है उसका प्रोसेसिंग खत्म हो गया, बफर में का जो डेटा है वो हम लोग यहाँ पे ऐड करना चालू करेंगे। पोजीशन, पोजीशन का मतलब अगर हम लोगों के एक वर्ड डॉक्यूमेंट में बहुत सारे लाइंस है, तो एग्जैक्टली मैं कौन से लाइन पे हूँ, कहाँ से मुझे रीड करना है, कहाँ पे अगर मुझे इन बिटवीन कोई एक लाइन ऐड करना है, तो आपका माउस का पॉइंटर फाइल पोजीशन बताएगा, है ना। फाइल पॉइंटर देखो यहाँ पे लिखा है। और उसके बाद स्टेटस इंफॉर्मेशन, स्टेटस इंफॉर्मेशन ऑफ द फाइल, गेट द फाइल स्टेटस इंफॉर्मेशन। ठीक है, कि वो कौन सा टाइप का फाइल है, अभी वो ओपन है। जैसे अभी देखो कि अगर मैं फाइल को अगर रीनेम करने की ट्राई करूंगा ना, तो वो सबसे पहले क्या करेगा, उसका स्टेटस इंफॉर्मेशन चेक करेगा। इफ फाइल इज ओपन, रीनेम ऑपरेशन इज नॉट पॉसिबल। देन डायरेक्टरी एंड फाइल ऑपरेशन सेम होगा। यहाँ पे mkdir कमांड के थ्रू हम लोग एक न्यू डायरेक्टरी क्रिएट कर सकते हैं, उसका नाम देंगे और मोड देंगे उसको। मोड मतलब मैं उसको रीड या राइट या कौन से मोड में ओपन कर रहा हूँ वो आएगा। देन rmdir रिमूव डायरेक्टरी, कौन सा डायरेक्टरी रिमूव करना है उसका नाम दूंगा। लिंक, लिंक हम लोग कर रहे हैं डायरेक्टरी 1 एंड डायरेक्टरी 2, मतलब क्रिएट अ न्यू डायरेक्टरी, नेम डायरेक्टरी 2 एंड पॉइंट नेम 1 2। जैसे हम लोग शॉर्टकट बनाते, देखा आपके डेस्कटॉप पे शॉर्टकट बना दे कोई एक फोल्डर या फाइल का, तो फोल्डर का शॉर्टकट बनाने का मतलब जैसे ही मैं वो शॉर्टकट पे क्लिक करूंगा, डायरेक्टली वो मुझे ओरिजिनल फोल्डर पे लेके जाएगा, है ना। या फिर अब जब अपने कंप्यूटर में और जो रिसेंट वाला इसमें जाते हो ना, क्विक एक्सेस में आपको मिलता है रिसेंटली ओपन फाइल्स या फोल्डर, तो वो भी ऐसे ही लिंक बन जाता है आपका। अनलाइक करने का मतलब है रिमूव द डायरेक्टरी एंट्री, है ना। देन माउंट करने का मतलब क्या होता है, हम लोगों ने ऑपरेटिंग सिस्टम में पता है ISO इमेज जो है लिनक्स का वो माउंट किया था, जिससे हम लोग वो ISO इमेज
रेडिट का जो ISO इमेज था उसमें से फाइल्स फेच करके हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर पाए या उसके अंदर के कोई पैकेजेस या छोटे मोटे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर पाए, उसको माउंट करना बोलते हैं। एंड ऐसे ही ISO इमेज को जब हम लोग हटा देते हैं, मतलब उसकी ज़रूरत नहीं है, तो उसको अनमाउंट करना बोलते हैं, माउंट एंड अनमाउंट। सो सिस्टम कॉल्स के बारे में यहाँ पे आपको क्या बोला है, फाइल मैनेजमेंट में, टू रीड और राइट अ फाइल इट मस्ट बी ओपन फर्स्ट, है ना। दिस कॉल स्पेसिफाइज द फाइल नेम टू बी ओपन, मतलब मैं बोलूंगा कि ओके वर्ड डॉक्यूमेंट है मेरे पास FIBACITOS नाम का, वो फाइल ओपन करना है। सो आइदर ये क्या होगा, हम लोग पाथ नेम प्रोवाइड करेंगे या रिलेटिव पाथ प्रोवाइड करेंगे जो वर्किंग रहेगा। पाथ का मतलब क्या है, आई से कि ओके डी ड्राइव में FIBACIT फोल्डर में FIBACIT के अंदर SAM2 में सब्जेक्ट्स में वी हैव दिस वर्ड डॉक्यूमेंट नेम्ड एज FIOS नोट्स, इसको ओपन करो। या रिलेटिव लिंक का मतलब क्या होगा, मैं ऑलरेडी SAM1 के अंदर सब्जेक्ट्स वाले फाइल में हूँ और वहाँ पे डायरेक्टली OS वाला फाइल है, मैं डायरेक्टली उसके ऊपर डबल क्लिक करूँगा तो वहाँ से वो फाइल ओपन हो जाएगा। अब उसमें हम लोगों ने क्या दिया है कि कोई फाइल आपको ओपन करना है, ओ मतलब ओपन रीड ओनली मोड में, या ओ मीन्स ओपन राइट ओनली मोड में, या रीड एंड राइट मोड में। तो अगर मैं कोई एक PDF फाइल ओपन कर रहा हूँ तो वो बाय डिफॉल्ट आपका रीड मोड में ही ओपन होगा, वो एडिट नहीं होगा। उसके जो डेटा है उसमें आप कुछ चेंजेस नहीं कर सकते एग्जिस्टिंग डेटा को, बराबर है। मैंने अगर वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन किया है तो आप वो डॉक्यूमेंट में रीड राइट दोनों ऑपरेशन कर सकते हैं, मीनिंग ओपन फॉर रीडिंग राइटिंग और फॉर रीड राइट दोनों। क्रिएट का मतलब ओपन अ फाइल, ओपन मतलब मैं बोल रहा हूँ कि मैंने MS वर्ड ओपन किया और वहाँ से फिर मैं कोई एक नया फाइल क्रिएट कर रहा हूँ, सो वो यहाँ पे क्रिएट वाला ऑप्शन आएगा। उसके बाद में क्या बोल रहा है, फाइल डिस्क्रिप्टर। फाइल डिस्क्रिप्टर का मतलब विच प्रोवाइड्स अ डिस्क्रिप्शन अबाउट द फाइल, है ना। लाइक रीडिंग है, राइटिंग हो रहा है, एंड आफ्टरवर्ड्स द फाइल कैन बी क्लोज्ड बाय द क्लोज आइकन। क्लोज आपके पास आइकन रहता है ना, विच मेक्स द फाइल डिस्क्रिप्टर अवेलेबल फॉर रीयूज ऑन द सब्सिक्वेंट ओपन। तो आप देखो कि अगर मैं कोई एक फाइल ओपन करता हूँ उसके ऊपर माउस पॉइंटर लेके जाता हूँ तो आपको फाइल डिस्क्रिप्शन मिलता है ना वहाँ पे, फाइल लास्ट मॉडिफाई कभी हुआ था, फाइल का नाम क्या है, फाइल का साइज क्या है, देन कौन से टाइप का फाइल है, ये सब आपको वहाँ पे दिखता है, दैट इज फाइल डिस्क्रिप्टर। सो देखो यहाँ पे मेरे पास डेटा एंड टेक्स्ट है, यहाँ पे स्टैक है। तो अब क्या होगा, स्टैक मतलब बहुत सारे ऑपरेशंस अगर हम लोग एक साथ ट्राई कर रहे हैं तो ये स्टैक के पास जाएगा, लाइन लगेगा, क्यू हो जाएगा, और उसके बाद जब आप वो ऑपरेशंस को ट्राई करोगे वो ऑपरेशंस यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएंगे। सो यहाँ पे क्या बोले, ऑल्दो मोस्ट प्रोग्राम्स read and write files sequentially, for some application program need to be able to access any part of a file at a random, बराबर है। एनी पार्ट ऑफ अ फाइल मतलब मैं पूरा फाइल एक्सेस नहीं कर रहा हूँ, मैं एक PPT ओपन करके मैं उसमें से सिर्फ कोई एक आधा 2 स्लाइड्स ही एक्सेस कर रहा हूँ और बाकी का हम लोग को ज़रूरत नहीं है। तो आपके पास देखो पॉइंटर होते हैं, पॉइंटर क्या करेंगे, करंट आपका फाइल में आप कौन से लोकेशन पे कौन से पोजीशन पे हो वो रिटर्न करेंगे। सो व्हेन रीडिंग और राइटिंग ये पॉइंटर जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। सो जिससे हम लोग को पता चलेगा कि कौन सा डेटा आपको नेक्स्ट प्रोसेस करना है या कौन सा डेटा या लाइन आपको नेक्स्ट रीड या राइट करना है। So IC calls changes value of the position of the pointer so that subsequent calls to read or write begin anywhere in the file. System call for directory मतलब यहाँ पे मेरे पास ये मेन डायरेक्टरी होता है। जैसे हम लोग के लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में वी हैव समथिंग विच इज़ कॉल्ड एज रूट डायरेक्टरी, और उसके अंदर फिर आपके पास अलग अलग सब डायरेक्टरीज रहेंगे। बिन बाइनरी डिवाइस के लिए, ये लाइब्रेरी के लिए, ये माउंटिंग बताएंगे। कोई एक नया डिवाइस, जैसे अगर मैं प्रिंटर कनेक्ट कर रहा हूँ तो प्रिंटर गेट्स फर्स्ट माउंटेड ऑन माय डिवाइस, देन ओनली वो प्रिंटर का आइकन आएगा और वो प्रिंटर आपके कंप्यूटर या ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू एक्सेसिबल रहेगा। अगर मैं एक पेन ड्राइव कनेक्ट करता हूँ अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में तो वो पहले माउंट होगा और बाद में ही वो पेन ड्राइव के अंदर के फाइल्स या डेटा एक्सेसिबल रहेंगे, या आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में से कुछ फाइल्स या डेटा वो पेन ड्राइव के ऊपर राइट कर पाएंगे। देन वी हैव यूजर्स, सो वी सपोज वी हैव मल्टीपल टाइप्स ऑफ यूजर्स इन आवर कंप्यूटर। सो वो यूजर्स के अकाउंट्स का इंफॉर्मेशन यहाँ पे रहेगा।
और दूसरा क्या है कि ये मेरे पास एक मेन डायरेक्टरी है, उसके अंदर यहाँ पे मेरे पास माउंटिंग वाला डायरेक्टरी है, अब उसके अंदर वापस मेरे पास यहाँ पे प्रिंटर है, यहाँ पे यूएसबी ड्राइवर है। सो अभी हम लोग वो प्रिंटर के थ्रू हम लोग उसके अलग अलग ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं, पेन ड्राइव में हम लोग अलग अलग ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये अलग अलग फाइल्स एक्सेस करने का हो गया है। तो दिस इज फाइल सिस्टम माउंट एंड दिस इज फाइल सिस्टम बिफोर द माउंट। सो फाइल सिस्टम बिफोर माउंट ऐसा ही होगा, और उसके बाद जब हम लोग माउंट करते जाएंगे तो ऐसा ट्री स्ट्रक्चर जो है वो आपका क्रिएट होते जाएगा, और वो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में दिया है। मिसलिनियस कॉल्स का मतलब क्या है कि कोई एक स्पेसिफिक टाइप का फाइल में ओपन या क्लोज करने की ट्राई कर रहा हूँ। एपीआई क्या होता है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। सो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ ऑपरेशंस जो रहेंगे, रेडी ऑपरेशंस अगर आपको परफॉर्म करने हैं तो वो टाइम पे हम लोग ऐसे एपीआईज का हेल्प लेंगे। देन राइट अ नोट ऑन लेयर्ड आर्किटेक्चर ऑफ ओएस। सो हम लोग के पास देखो लेयर आर्किटेक्चर में हम लोगों ने क्या बोला, हम लोग के पास 6 मोड्स है। ओके, 6 मोड्स है, और वो कौन से रहते हैं वो समझते हैं हम लोग लेयर्ड आर्किटेक्चर में। 0 में क्या बोला है, प्रोसेसर अलोकेशन एंड मल्टी प्रोग्रामिंग, ये होगा। देन मेमोरी एंड ड्रम मैनेजमेंट, ऑपरेटर प्रोसेस, इनपुट आउटपुट प्रोसेस, यूजर प्रोग्राम्स एंड ऑपरेटर। ये सब का मतलब क्या रहता है, अलग अलग फंक्शंस अलग अलग लेयर पे डाले हुए हैं। लेयर 0, देन वी हैव लेयर 1, देन लेयर 2 एंड सो ऑन। तो आपके पास टोटल 6 लेयर्स है, उसका मतलब क्या रहता है वो समझते हैं हम लोग। ठीक है, सो विल जस्ट वेट फॉर सम टाइम। ये लेक्चर एंड होने के बाद में हम लोग ये नेक्स्ट लेक्चर में ये वाला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने के पहले आई वांट यू टू जस्ट हैव अ लुक एट दिस वीडियो, ध्यान से देखना। Many organizations in our lives work by some kind of hierarchy. A business, a government, a student society. Let's look at a school. The basic organization of the people in a school could be visualized like this. The boss of the school is the principal, who is the core of the school. The teachers are the next layer, while the students are the outer layer. The students get information, support, and guidance from the teachers and grow into wonderful contributing members of our society. In our example, they only interact with the teachers and not the principal. The principal, in turn, supports the teachers. This could include providing a curriculum, dealing with problems that the teachers cannot handle themselves, or giving feedback to the teachers. In software applications, the inner layer in an interaction is usually providing services to the one outside. ओके, सो यहाँ पे अभी जो हम लोगों ने लेयर आर्किटेक्चर देखा, वैसा लेयर आर्किटेक्चर अगर आप देखेंगे तो हम लोग क्या समझ सकते हैं कि वो सॉफ्टवेयर्स में भी होता है, और वैसा ही कुछ लेयर आर्किटेक्चर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम में भी मिलता है। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे इन दिस वन नाउ, अब हम देखेंगे वेरियस ऑपरेटिंग सिस्टम स्ट्रक्चर्स। सेकेंड इज लेयर्ड स्ट्रक्चर। अब हम देखेंगे लेयर्ड स्ट्रक्चर। द फर्स्ट लेयर बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम वाज प्रपोज्ड बाय EW डिजिक्स्ट्रा एंड हिज टीम। जो सबसे पहला लेयर्ड आर्किटेक्चर था ऑपरेटिंग सिस्टम का, वो EW डिजिक्स्ट्रा उनकी टीम ने प्रपोज किया था। इन लेयर्ड अप्रोच द ऑपरेटिंग सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सेवरल लेयर्स। जब ऑपरेटिंग सिस्टम का डिज़ाइन लेयर बेस्ड होता है तो उसके अंदर बहुत सारी लेयर्स होती हैं। वेयर ईच लेयर हैज़ ए वेल डिफाइंड फंक्शनैलिटी, जहाँ हर एक लेयर का एक वेल डिफाइंड फंक्शन होता है। एंड ईच लेयर कैन बी डिज़ाइन, कोडेड एंड टेस्टेड इंडिपेंडेंटली। और हर एक लेयर की डिज़ाइनिंग, उसकी कोडिंग और उसकी टेस्टिंग इंडिपेंडेंटली की जा सकती है। उसकी वो दूसरी लेयर की उस पर डिपेंडेंट नहीं होता है। द लेयर्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एब्स्ट्रैक्शंस। जो लेयर्स अरेंज होती हैं वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एब्स्ट्रैक्शन में अरेंज होती हैं। मतलब जो लोएस्ट लेयर होती है, 0th नंबर की लेयर होती है, वो तो डील करती है अंडरलाइंग हार्डवेयर से। जितनी भी नीचे हार्डवेयर लगी होती हैं सिस्टम के अंदर, उनसे इंट्रैक्शन का काम करती है। और जो टॉप मोस्ट लेयर होती है, जिस nth नंबर की लेयर होती है, जो भी लास्ट टॉप मोस्ट लेयर होती है, वो इंटरफेस प्रोवाइड करती है टू द एप्लीकेशन प्रोग्राम एंड द यूज़र प्रोसेसेस। वो ऑपरेटिंग सिस्टम और जो यूज़र प्रोसेसेस हैं, एप्लीकेशंस हैं, यूटिलिटीज़ हैं, उनके बीच में इंटरफेस का काम करती है। कुछ इस तरह से ये हमारा लेयर्ड आर्किटेक्चर ऑपरेटिंग सिस्टम का। इसमें जो है सबसे नीचे है लेयर 0,
ये जो है हार्डवेयर से इंटरेक्शन का काम करती है, जो भी हार्डवेयर लगे होंगे उन सबसे इंटरेक्शन का काम लेयर 0 का होगा। देन लेयर 1 होगी उससे ऊपर, वो कोई भी हो सकती है, प्रोसेस शेड्यूलिंग, मेमोरी मैनेजमेंट शेड्यूलिंग, कोई भी, ये मैंने ऐसे ही लिख दिया है यहाँ पे, कुछ भी हो सकती है प्रोसेस शेड्यूलिंग के अलावा। लेयर 2 फाइल मैनेजमेंट हो सकती है या इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट हो सकती है, कुछ भी डिपेंडिंग क्या आर्किटेक्चर है, एंड सो ऑन। इस तरह से लेयर्स लगी होंगी। जो लास्ट लेयर होगी nth नंबर की लेयर, एन सपोज 5 है, जो 5th नंबर की लेयर होगी, लास्ट नंबर की लेयर, वो जो है एपीआई और सिस्टम कॉल के थ्रू, एपीआई और सिस्टम कॉल्स होती हैं हमारी, उसके थ्रू इंटरफेस प्रोवाइड करेगी। किसको इंटरफेस प्रोवाइड करेगी? जो यूज़र के प्रोसेसेस हैं, जो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैं यूज़र्स के, जो यूटिलिटीज़ हैं, मतलब यूज़र मोड पे जो यूज़र हैं उनको, और ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम मोड है उसके बीच में इंटरफेस का काम। ये देखो, ये सिस्टम मोड जो है वो हम लोगों का कर्नल मोड आएगा, ठीक है, मतलब यूजर मोड आएगा एंड कर्नल मोड आएगा। सो सबसे नीचे जो लेयर है वो हार्डवेयर हार्डवेयर से डील कर रहे हैं, हार्डवेयर वाला पार्ट है। लेयर 1 पे क्या आ गया? प्रोसेस शेड्यूलिंग आ गया, मतलब कौन से टाइम पे कौन सा प्रोसेस और कौन से हार्डवेयर को कितने टाइम तक यूज करेगा, वो सपोज आएगा। उसके आगे ये प्रोसेसेस जो है उसके थ्रू, देन फाइल मैनेजमेंट अगर होना है तो कैसे होना है। देन जो सबसे टॉप मोस्ट लेयर है वहाँ पे क्या आएगा? आपके सिस्टम कॉल्स आएंगे, जो हम लोगों ने ऑलरेडी प्रीवियस इसमें समझे ना, सिस्टम कॉल्स या एपीआईज, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। सो यूजर जो कमांड्स देंगे वो यहाँ से देंगे, देन वो कमांड्स कहाँ पे जाएंगे? एपीआई या सिस्टम कॉल। सिस्टम कॉल जनरेट हो गया। सिस्टम कॉल जनरेट होने का मतलब है कि वी आर ट्राइंग टू एक्सेस सम हार्डवेयर और सम सॉफ्टवेयर या समथिंग। सो वो रिक्वेस्ट गया हाईएस्ट लेवल पे, वहां से वो गया। देन फाइल मैनेजमेंट, मतलब कौन सा फाइल है वो फेच करेंगे हम लोग। देन वो फाइल के अंदर जो प्रोसेस है वो कौन से टाइम पे आपको शेड्यूल करना है, कभी आपको डिस्प्ले करना है। एक बार थोड़ा सा पार्ट हम लोगों ने प्रोसेस कर लिया, उसके बाद में वापस आपको वो सेम करना है, या उसके बाद वापस आपको उसके अंदर कुछ चेंजेस करने हैं। लाइक मैं मूवी प्ले कर रहा हूँ, तो एक बार मैंने थोड़ा सा मूवी का पार्ट जो है वो प्रोसेस कर दिया, बाद में प्रोसेसर जो है वो कंटिन्यूअसली खाली मूवी प्रोसेस करते नहीं बैठेगा 2-3 घंटे, जब तक हम लोगों का मूवी चलेगा उतने टाइम में वो आप कुछ और काम भी अगर दे रहे हैं तो वो भी वो बीच बीच में करते रहेगा। सो थोड़े टाइम आके मूवी का पार्ट वो प्रोसेस करके जाएगा, सपोज 15-20 सेकेंड 30 सेकेंड का। जब तक आप वो 30 सेकेंड का मूवी प्ले कर रहे हो उतने टाइम में वापस प्रोसेसर कोई दूसरा काम खत्म करके वापस आपके पास आके वापस 30 सेकेंड का मूवी प्रोसेस करके जाएगा। सो दैट इज व्हाट वी मीन बाय प्रोसेस शेड्यूलिंग। जब मल्टीपल प्रोसेस अगर एक साथ अगर काम कर रहे हैं तो वो टाइम पे कौन से प्रोसेस को कितना प्रोसेसिंग टाइम देना है प्रोसेसर को, वो यहाँ से डिफाइन होगा, जिससे आपके सारे प्रोसेसेस जो है मल्टीटास्किंग आपका कंप्यूटर करते रहे इजीली। और वो आपके जितने प्रोसेस शेड्यूल रहेंगे, मल्टीटास्किंग रहेगा, उसके हिसाब से एफिशिएंटली आपका हार्डवेयर यूटिलाइजेशन भी होना चाहिए। कर रही है ये वाली लेयर जो लास्ट नंबर की लेयर है। तो इस तरह से इनकी फंक्शनिंग होती है लेयर आर्किटेक्चर में। ईच लेयर रिलाइज ऑन द सर्विस ऑफ द लेयर बिलो इट। जितनी भी लेयर्स होती हैं अपने से जो नीचे लेयर होती हैं उनकी सर्विसेज पे रिलाई करती हैं, उनकी सर्विसेज को यूज़ करती हैं। द कम्युनिकेशन टेक प्लेस ओनली बिटवीन एडजेसेंट लेयर। और जो कम्युनिकेशन होता है वो दो एडजेसेंट लेयर्स के बीच में होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि लेयर 3 कैन रिक्वेस्ट सर्विस फ्रॉम लेयर 2 इमीडिएटली बिलो इट। लेयर 3 या तो अपने से ठीक नीचे जो लेयर 2 है उससे सर्विस की रिक्वेस्ट कर सकती है, या फिर इट कैन प्रोवाइड सर्विस ओनली टू लेयर 4, या फिर ये अपने से ठीक अबव जो है लेयर 4 उसको कोई सर्विस प्रोवाइड कर सकती है। मतलब लेयर 3 लेयर 2 या लेयर 4 से ही कम्युनिकेट कर सकती है, लेयर 1 या लेयर 5 से नहीं। इमीडिएट जो इसके नेबर्स होंगे उनसे कम्युनिकेट कर सकती है। ईच लेयर नोज व्हाट सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय द लेयर अबव इट। हर एक लेयर को ये पता होगा कि उससे जो ऊपर लेयर है वो क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, बट द डिटेल्स इज हाउ दी सर्विसेज आर प्रोवाइडेड आर हिडन। लेकिन कैसे कर रही है ये नहीं। मतलब कि लेयर 2 को पता होगा कि लेयर 3 क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, लेकिन लेयर 3 कैसे ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है ये लेयर 2 को इससे कोई मतलब नहीं, ये सब डिटेल्स उससे हिडन होंगे। इसी तरह लेयर 1 को पता होगा कि लेयर 2 क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, लेकिन कैसे प्रोवाइड कर रही है ये नहीं, बस ये लेयर 2 की सर्विसेज को जानता होगा कि कौन कौन सी सर्विसेज है कि वो रिक्वेस्ट कर सके ताकि लेयर 1 उसके अकॉर्डिंगली। तो इस तरह से हमारा ये आर्किटेक्चर होता है। एग्जाम्पल ऑफ लेयर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम इज द ऑपरेटिंग सिस्टम। द ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है उसके अंदर 6 लेयर्स होती हैं और वो लेयर्ड आर्किटेक्चर को फॉलो करता है। इसके अलावा मल्टिक सिस्टम है, वो भी लेयर्ड आर्किटेक्चर पे बेस है।
Advantages of layered structure are: first, in layered approach it is easier to add new features or make changes in one layer without affecting the other layer. अगर हमें किसी भी लेयर में कोई नया फीचर ऐड करना है या कोई चेंज करना है तो सिर्फ उस लेयर पे वर्क करना पड़ता है, बाकी लेयर्स की वर्किंग या कोडिंग पे कोई इफेक्ट नहीं आता. Any bug or problem in a particular layer is restricted to that layer only. अगर किसी लेयर में कोई बग या प्रॉब्लम आई तो वो जो बग या प्रॉब्लम है उसी लेयर तक रेस्ट्रिक्ट रहती है, किसी और लेयर को अफेक्ट नहीं करती. The layer can be bugged, corrected and debugged, corrected and redesigned without affecting the functionality of other layers. उस लेयर की debugging की जा सकती है, उसकी कोड को करेक्ट करके रीडिज़ाइन करके स्टोर किया जा सकता है वापस, और बाकी लेयर्स को की फंक्शनिंग पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता इससे. Easy to add new layer as and when required. जब भी ज़रूरत हो ऑपरेटिंग सिस्टम की कोई और लेयर को हमें ऐड करना है, नई लेयर्स बनानी है, तो बड़े आराम से नई लेयर्स ऐड हो जाती हैं जैसी रिक्वायरमेंट हो. Disadvantages: the more the layer, the more is the overhead incurred to maintain them. जितनी ज़्यादा लेयर्स होती हैं उनको मेंटेन करने का, उनमें एरर ना आए, उनमें कोई प्रॉब्लम ना आए, उनकी कोडिंग वगैरह सब मेंटेन करने का ओवरहेड ज़्यादा हो जाता है. If the functionality is not properly divided among layers, it might be possible that one layer has too much functionality. If this happens, that layer may be overburdened, leading to overall low system performance. जो वर्क है वो लेयर्स के बीच में प्रॉपरली डिवाइड होना चाहिए. ऐसा ना हो कि एक लेयर ओवरबर्डन हो और एक लेयर के पास काफ़ी कम काम हो. अगर ऐसा होता है कि एक लेयर ओवरबर्डन हो जाती है तो सिस्टम की परफॉर्मेंस पे असर आने लगता है. तो ये थोड़े से डिसएडवांटेज हैं लेयर्ड आर्किटेक्चर के. इस वीडियो से आई होप अभी जो हम लोगों ने कुछ बेसिक समझा वो क्लियर है आपको. अब इसके बाद अगर हम लोग अपने नोट्स पे आए, देखो यहाँ पे आपको क्या दिया है. हम लोगों के पास वी हैव टोटल 6 लेयर्स. सबसे नीचे अगर आप देखेंगे 0 लेयर पे आपका प्रोसेसर आएगा, अलोकेशन एंड मल्टी प्रोग्रामिंग, इसको कितना मेमोरी देना है वो, देन कौन से ऑपरेटर प्रोसेसेस कैसे एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करेंगे वो आएगा. लाइक आप देखो कि अगर हम लोगों के पास अगर कोई एक प्रोसेस है लाइक ब्राउज़र है, तो ब्राउज़र विल ऑल्सो कम्युनिकेट विथ साउंड ड्राइवर्स एंड VLC मीडिया प्लेयर, साउंड ड्राइवर्स एंड स्पीकर्स. जब अगर उसको कोई एक साउंड प्ले करना है, कोई एक चीज़ बताना है, और अगर वो कुछ डाउनलोड कर रहा है फाइल, और वो फाइल अभी आप ओपन करेंगे यूजिंग कोई PDF रीडर या MS वर्ड या MS पावर पॉइंट के थ्रू, तो वो टाइम पे भी ब्राउज़र विल कम्युनिकेट विद अदर. सो यहाँ पे क्या हो गया, ऑपरेटर प्रोसेसेस कैन कम्युनिकेट ईच अदर. इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट रहेगा, देन यूजर प्रोग्राम्स रहेंगे, और सबसे ऊपर कौन आएगा, आपका ऑपरेटर आएगा. सो आई होप ऊपर जो हम लोगों ने अभी समझा उससे आपको क्लियर है. सो लेयर 1 क्या है, डिड द मेमोरी मैनेजमेंट आएगा, बराबर है. इट अलोकेट्स द स्पेस फॉर अ प्रोसेसेस इन मेन मेमोरी. मेन मेमोरी का मतलब आपका रैम की बात कर रहा है, जहाँ पे आप कोई एक प्रोसेसेस को कॉल करेंगे, जहाँ पे जैसे जैसे वो एग्जीक्यूट होंगे वैसा वैसा आपका वो प्रोसेस जो है वो ओपन होते जाएगा. देन लेयर 2 के अंदर कम्युनिकेशन आएंगे बिटवीन ईच प्रोसेसेस, बराबर है. देन लेयर 3 टेक केयर ऑफ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एंड बफरिंग. सो अगर मैंने कुछ प्रोसेस अगर इनपुट के लिए दिया है, जैसे आपको बोला कि ओके ब्राउज़र के ऊपर अगर मैंने मूवी स्टार्ट किया हुआ है, सो वो टाइम पे जब मैं ब्राउज़र पे मूवी स्टार्ट कर रहा हूँ तो वो टाइम पे इनपुट आउटपुट डिवाइस जो है वो कौन से यूज़ होंगे. मतलब इनपुट क्या गया, मैंने कोई एक मूवी प्ले करने के लिए मांगा, अब वो उसके साथ में दूसरा इनपुट क्या जा रहा है कि मैंने जो वाईफाई कनेक्ट किया है वो वाईफाई का डेटा वहाँ पे यूटिलाइज हो रहा है. एंड उसके साथ में दूसरा पॉइंट वहाँ पे क्या जाएगा कि उसके साथ में हम लोग अभी धीरे धीरे वो मूवी बफर करते जा रहे हैं और प्ले करते जा रहे हैं, और प्ले करने के लिए हम लोगों ने साउंड ड्राइवर एंड वीडियो ड्राइवर ग्राफिक्स का अगेन यूज किया है फ्रॉम योर कंप्यूटर. सो दैट इज इनपुट आउटपुट डिवाइसेस. एंड फोर्थ वाला क्या है, वॉज दैट द यूजर प्रोग्राम वर फाउंड, बराबर है. कौन से यूजर प्रोग्राम्स के थ्रू किए, तो सपोज अभी मैंने जो ऑनलाइन ब्राउजर में कोई एक मूवी प्ले किया है, तो उसके लिए मैंने जो यूजर प्रोग्राम यूज किया है दैट इज अमेजोन का प्राइम अकाउंट, दैट इज माय यूजर प्रोग्राम. ठीक है. और लास्ट जो प्रोसेस है वो सिस्टम ऑपरेटर है, मतलब जो यूजर ये सब कुछ स्टार्ट कर रहा है वो ऑपरेटर होगा. सिंपल. एनी डाउट फॉर दिस लेयर्ड आर्किटेक्चर, एनीवन? आई होप बहुत क्लियर है वो. देन क्वेश्चन 7 जो आता है दैट इज अ कर्नल, माइक्रो कर्नल सिस्टम क्या होता है.
अब यहाँ पे आपको क्या बोला है, माइक्रो कर्नल डिजाइन ऑफ ओएस आर्किटेक्चर टारगेट्स robustness. देखो क्या बोला है, robustness. In this design, the privilege granted to individual part of operating system are restricted as much as possible, and a communication between the parts relies on the specialized communication mechanism that enforce privileges as necessary. So हम लोगों ने यहाँ पे restrictions बहुत ज़्यादा रखे, आपको दिख रहा है, restricted as much as possible. मतलब जैसे अगर स्टूडेंट बोर्ड है, एग्जाम टाइम पे हम लोग आपको सपोज कॉलेज के कंप्यूटर हैंड ओवर कर रहे हैं ऑनलाइन एग्जाम्स के लिए, तो वो टाइम पे आपका जो कंप्यूटर रहेगा वो बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड रहेगा, जिसमें जो एमसीक्यूज या ऑनलाइन क्वेश्चंस जो आपको दिख रहे हैं एग्जाम स्पेसिफिक, सिर्फ वो क्वेश्चंस और उसका जो एप्लीकेशन है वही हम लोग आपको एक्सेस करने का परमिशन देंगे। उसके छोड़ के बहुत सारे दूसरे पार्ट जो है वो रिस्ट्रिक्टेड रहेंगे। देखो, individual parts of operating system are restricted as much as possible. The communication between part relies on the specialized communication. Specialized communication मतलब आपने जो एप्लीकेशन बनाया है उसने जो जो चीज़ों को एक्सेस करने का परमिशन दिया है वो ही सारे सिर्फ एक्सेस होंगे, और हर एक के लिए privileges are necessary. बराबर है। And the communication overhead inside the microkernel OS can be higher than the communication overhead inside other software. So इसके लिए हम लोग ये concept follow करते हैं। In reality, very few individual parts of OS need to have a more privilege. Privilege मतलब ज़्यादा importance रहेगा। Like आपके operating system में मुझे अभी और कुछ use नहीं करना है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम फिलहाल लॉक हो गया, सिर्फ ब्राउजर पे वो स्पेसिफिक वेबसाइट एक्सेस होगा, और वो वेबसाइट के लिए जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस रिक्वायर्ड है उतने एक्सेस हो रहा है। सो दैट इज द रिस्ट्रिक्टेड वे। द माइक्रो कर्नल डिजाइन देयरफॉर लीड्स टू अ स्मॉल सिस्टम कर्नल accompanied by additional system application that provides a operating system feature. माइक्रो कर्नल के एडवांटेज क्या हो गया? सर्विस ऑपरेशन हैज द एडवांटेज दैट इफ वन सर्विस कॉल्ड अ सर्वर fails, other can still work, so reliability in the primary feature. For example, if a device driver crashes, does not cause the entire system to crash. बराबर है, ये उसका एडवांटेज रहेगा जब आप सर्विस सेपरेशन जो रहेगा वो अगर आप करके रखेंगे तो। That is the advantage, that only that driver needed to restart rather than having the entire system to die. सो ये आपका माइक्रो कर्नल के एडवांटेज हो गया कि उसने बहुत स्पेसिफिक वे में बता के रखा है कि ओके दिस आर द सर्विसेज जो अभी हम लोग को रिक्वायर्ड है, और उसको छोड़ के अगर बाकी कोई सर्विसेज आप यूज़ कर रहे हैं या उसमें के कोई ड्राइवर्स या कुछ फेल हो गया तो पूरा सिस्टम आपको रीस्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है। नेसेसरी चीज़ें चालू रखो और वो सिर्फ सिस्टम ड्राइवर्स को आप रीइंस्टॉल कर दो। Different services are built into a special module which can be loaded or unloaded whenever required. So आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कभी भी ओवरबर्डन नहीं होगा इससे, बराबर है ना। सो यहाँ पे आपको देखो क्या बोला है, द पैचेस कैन बी टेस्टेड सेपरेटली देन स्वैप टू टेक ओवर द प्रोडक्शन इंस्टेंस। मैसेज पासिंग अलाउज इंडिपेंडेंट कम्युनिकेशन एंड एक्सटेंसिबिलिटी ऑफ सम अदर फंक्शंस। लाइक मैं अभी यहाँ पे हम लोगों ने सपोज कंप्यूटर के ऊपर ऑनलाइन पेपर इवेल्युएशन चालू कर दिया है, तो अभी आपके कंप्यूटर के ऊपर सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला एप्लीकेशन कौन सा है जहाँ पे पेपर इवेल्युएट हो रहा है। सो बाकी के एप्लीकेशंस की ज़रूरत नहीं है, राइट। द फैक्ट देयर इज नो नीड टू रीबूट द कर्नल इम्प्लाइज रैपिड टेस्ट एंड डेवलपमेंट। सो अगर मैं डेवलपमेंट मोड के लिए भी अगर यूज़ कर रहा हूँ तो वो टाइम पे भी ये बहुत हेल्पफुल होगा मेरे लिए कि आप देखो ऑपरेटिंग सिस्टम को हम लोग डेवलपर मोड पे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो जैसे मैंने ऑनलाइन एग्जाम का बात किया ना, वैसे हम लोग सपोज ऑपरेटिंग सिस्टम या कंप्यूटर अभी यूज़ करने वाले ओनली फॉर अ डेवलपमेंट पर्पस। तो जैसे ही मैं अपने कंप्यूटर को ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलपर मोड पे सेट करूंगा ना, तो उसके बाद अगर आप देखेंगे तो वो स्पेसिफिक जो चीज़ें हैं वही यूज़ होंगे, उसके लिए जो काम की चीज़ें हैं वही वहाँ पे सिर्फ हेल्प करेंगे हम लोगों को, उसके छोड़ के कोई दूसरे चीज़ें जो है वो वहाँ पे हेल्प नहीं करेंगे, मतलब वो वहाँ पे ज़्यादा एक्सेसिबल नहीं रहेंगे, उनको ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं रहेगा। फॉर एग्जांपल जैसे ही मैं डेवलपर मोड पे ऑपरेटिंग सिस्टम डालूंगा, विजुअल स्टूडियो जो है वो ही प्रॉपरली काम करेगा, मेरे कंप्यूटर के मैक्सिमम रिसोर्सेज उसी के लिए डेडिकेटेड रहेंगे। एंड इन बिटवीन कोई एक ड्राइवर अगर फेल भी होता है तो आपका डेवलपमेंट या आप प्रोजेक्ट पे जो वर्क कर रहे हो वो अटकना नहीं चाहिए। तो सिर्फ हम लोग उतने जो ड्राइवर्स जो क्रैश हुए हैं उसी को रीइंस्टॉल कर देंगे हम लोग, और ये बहुत ज़रूरी रहता है जब आप डेवलपर मोड पे रहता है तो।
एंड उसके साथ में अगर कुछ रिक्वायर्ड है डेवलपमेंट के लिए तो थर्ड पार्टी मॉड्यूल्स को हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेट कर देंगे विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर आर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस। डिसएडवांटेज भी है, एक्स्ट्रा मेमोरी रिक्वायर्ड रहेगा, प्रायोरिटी हाईएस्ट प्रोवाइड किया उसके साथ में, पोटेंशियल परफॉर्मेंस लॉस हो जाता है बहुत बार क्योंकि सिर्फ स्पेसिफिक चीज़ों के ऊपर ही हम लोग काम कर रहे हैं, है ना। देन मैसेज पासिंग बग्स आर नॉट ईजी टू फिक्स। कभी कभी यहाँ पे जब आप एक स्पेसिफिक मोड पे काम कर रहे हैं बहुत सारी चीज़ों का एक्सेस नहीं है आपको यहाँ पे। ओके, ये हो गया। नेक्स्ट जो है आपका वो है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर एज द नेम सजेस्ट, मेरे पास ये मशीन 1 है। अब हर एक मशीन के ऊपर एक एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड है, तो हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम या हर एक मशीन के ऊपर 2 मोड्स रहेंगे। तो देखो जैसे सबसे पहले हम लोगों ने क्या बोला है, मशीन 1 के ऊपर आपका क्लाइंट है और कर्नल है। देन वो दूसरे सर्वर से दूसरे मशीन से काम बात कर रहा है, जिस जो सर्वर या जो मशीन हम लोगों ने फाइल्स हैंडलिंग के लिए यूज किया है, फाइल सेंड रिसीव करने के लिए नेटवर्क में। सो क्या होगा, क्लाइंट कैन रिक्वेस्ट फॉर या मैसेज पास करेगा टू गेट दी एक्सेस और टू डिमांड फॉर एनी स्पेसिफिक फाइल फ्रॉम द फाइल सर्वर। तो जब मशीन 1 से वो रिक्वेस्ट निकलेगा तो वो कहाँ पे जाएगा, कर्नल पे, और कर्नल अगर उसको अलाउ करेगा तो फिर वो ये नेटवर्क के थ्रू पास होके कहाँ पे जाएगा, फाइल सर्वर के पास, और वहाँ पे वो एक स्पेसिफिक फाइल वो डिमांड करेगा। देन वो स्पेसिफिक फाइल कंप्लीट करने के लिए या एग्जीक्यूट करने के लिए जो प्रोसेस है वो आपका प्रोसेस सर्वर के पास से आएगा, एंड बाद में आपके पास टर्मिनल सर्वर रहेंगे। सो ऐसे हम लोग के पास अलग अलग क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में हम लोगों ने अलग अलग काम जो है वो अलग अलग मशीन्स को डिवाइड किए रहता है, जिससे आपका कोई एक मशीन जो है वो ओवरबर्डन नहीं हो जाता है, स्लो नहीं हो जाता है, और आपका नेटवर्क का परफॉर्मेंस जो है वो मेंटेन रहता है। सो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, एक क्लाइंट रहेगा और बाकी सर्वर रहेंगे। सर्वर मतलब सर्व, जो सर्विस प्रोवाइड करेंगे, कोई भी अलग अलग टाइप के सर्विस प्रोवाइड करेंगे। लाइक हम लोग के पास आप फेसबुक देखो, फेसबुक पे हम लोग जो चैटिंग फीचर यूज़ करते हैं तो उसके लिए हम लोग के पास एक स्पेसिफिक सर्वर है जिसका काम क्या है, चैटिंग सर्विस स्मूथली प्रोवाइड करना, उसमें डिले नहीं आना चाहिए। देन सेम वे हम लोग के पास कोई फाइल सर्वर हो सकता है जिसका काम क्या रहेगा, फाइल हैंडल करना, स्टोर करना, और रिक्वायर्ड रहेगा तब वो फाइल को जो रिक्वेस्ट करेगा वो ऑथेंटिकेट यूज़र है तो उसको पास ऑन कर देना। अब तो यहाँ पे आपको क्या बोला है, माइक्रो कर्नल का आइडिया को थोड़ा हम लोग मॉडिफाई कर रहे हैं। माइक्रो कर्नल में क्या था, एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए आप मोस्ट ऑफ रिसोर्सेज डेडिकेट कर रहे हो। यहाँ पे क्या हो गया, आप लोगों ने मल्टीपल सर्वर बनाए और वो हर एक सर्वर जो है वो एक स्पेसिफिक काम कर रहे हैं, और ये सारे सर्वर का या ये सारे मशीन्स का जब जो उसके स्पेशलाइज टास्क है इसको आप कंबाइन करेंगे तो आपका एक ऑपरेशन ढंग से कंप्लीट होता है। लाइक बैंक में देखो, बैंक में अगर आपको पता रहेगा एटीएम के लिए बैंक के अलग सर्वर रन होते हैं। हम लोग जो IMPS, NEFT, RTGS ऑनलाइन पैसा ट्रांसफ़र करने की सर्विस यूज़ करते हैं उसके लिए अलग सर्वर्स रन करते हैं। देन आप अगर क्रेडिट कार्ड अगर एक्सेस कर रहे हो, यूज़ कर रहे हैं, तो उसके लिए अलग सर्वर एक्सेस कर रहे हैं। और ये अलग अलग सर्वर्स जो है, अलग अलग मशीन्स जो है, वो सबका प्रोसेसिंग या उनका सबका जो आपस में जब कोऑर्डिनेशन कम्युनिकेशन स्मूथ होता है तब जाके आपको एक स्मूथ ऑनलाइन बैंकिंग फैसिलिटी मिलता है। वही देखो यहाँ पे दिया, लाइक माइक्रो कर्नल आइडिया में थोड़ा सा डिफरेंस है। डिस्टिंग्विश 2 क्लासेस ऑफ प्रोसेसेस, द सर्वर ईच विच प्रोवाइड्स सम सर्विसेज एंड द क्लाइंट्स रहेंगे विच यूजेस दिस सर्विसेज, बराबर है। इसको हम लोग क्लाइंट सर्वर मॉडल बोलते हैं। ऑफन लोएस्ट लेयर जो आपका माइक्रो कर्नल रहेगा, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है, बराबर है। कम्युनिकेशन होगा क्लाइंट और सर्वर के बीच में, मैसेज पासिंग होगा, वही बेसिक चीज़ दिया हुआ है। देन नेक्स्ट टॉपिक आपका है डिफरेंस बिटवीन टाइम शेयरिंग एंड मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम। टाइम शेयरिंग, नाम पे से पता चल रहा है टाइम शेयरिंग का मतलब क्या हो गया। टाइम शेयरिंग का मतलब क्या होगा कि मैंने सपोज 5 मिनट जो है इसको दिए, 10 मिनट इसको दिए, 3 मिनट इसको दिया, 2 मिनट इसको दिया, वो टाइम शेयरिंग हो गया। तो आपका CPU का जो टोटल टाइम है उसमें से हम लोग अपने अलग अलग जो प्रोसेसेस रन करने वाले हैं उसको हम लोग यहाँ पे टाइम अलॉट करते हैं। दैट इज़ व्हाट वी मीन बाय टाइम शेयरिंग एंड मल्टी प्रोग्रामिंग। आई होप जो भी मैं बोल रहा हूँ वो आपको क्लियरली समझ में आ रहा है। सो यहाँ पे आपको क्या बोला, टाइम शेयरिंग टेक्निक विच इनेबल्स मैनी पीपल लोकेटेड इन वेरियस टर्मिनल टू यूज अ पर्टिकुलर कंप्यूटर सिस्टम एट सेम टाइम। टाइम शेयरिंग, जैसे आप देखो कि हम लोग के नेटवर्क में एक ही प्रिंटर है,
अब सबको वो प्रिंटर यूज करना है, तो एक साथ अगर सब यूज करेंगे तो क्या होगा, किसी को एक्सेस नहीं मिलेगा, ट्रैफिक जाम हो जाएगा, नेटवर्क हैंग हो जाएगा, प्रिंटर हैंग हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। तो उससे बेटर हम लोग क्या करेंगे, टाइम शेयरिंग पैटर्न यूज करेंगे, जहाँ पे मैंने बोला है कि ओके हम लोगों ने यहाँ पे हर एक जो यूजर है उसको लाइन बाय लाइन, नंबर बाय नंबर वो प्रिंटर का एक्सेस 2 मिनट या 5 मिनट के लिए दे रहे हैं। तो जैसे ही आपका टर्न आएगा यू कैन यूज दैट प्रिंटर, वो टाइम में कोई दूसरा वो प्रिंटर को यूज नहीं करेगा। उसके आगे क्या बोला है, टाइम शेयरिंग और मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग मतलब मेरे एक ही कंप्यूटर के ऊपर लाइक सपोज मैं MS वर्ड भी एक्सेस कर रहा हूँ, ब्राउजर भी एक्सेस कर रहा हूँ, एक्सेल फाइल भी ओपन किया है मैंने, कोई एक सॉन्ग भी बज रहा है मेरे कंप्यूटर पे, कोई एक गेम खेल रहा हूँ मैं। अब ये मल्टीपल टास्क मेरे कंप्यूटर पे ओपन है और मेरे सारे टास्क जो है ना वो एक साथ चालू है। तो आपका प्रोसेसर क्या करेगा, जो टास्क यूज़र बहुत ज़्यादा एक्सेस कर रहा है और जिसको प्रोसेसिंग करने में ज़्यादा टाइम लगता है, जैसे अभी मेरे पास वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, ब्राउज़र ओपन है, बराबर है, और एक गेम चल रहा है, तो सबसे ज़्यादा जो प्रोसेसिंग पावर यूज़ होगा यहाँ पे वो किसके लिए होगा, गेम के लिए, बराबर है। तो सपोज मैं बोल रहा हूँ कि हम लोगों का CPU का एक जो पूरा मशीन साइकिल होता है, वो एक साइकिल, दिस इज जस्ट एग्जाम्पल, वो सपोज 10 सेकेंड का है। सो 10 सेकेंड में से सपोज मैंने 4 सेकेंड गेम को अलॉट कर दिए, 2 सेकेंड मैंने ब्राउजर को अलॉट किए, 4 + 2 कितना हुआ, 6 सेकेंड हुआ, बचे कितने, 4 सेकेंड, और वो बचे हुए टाइम में से मैं टाइम डिवाइड करके MS वर्ड एंड पावर पॉइंट या एक्सेल को अलॉट कर दूंगा। समझ में आया, इसको टाइम शेयरिंग बोलते हैं मल्टीटास्किंग वे में। और इसके थ्रू क्या होगा, आपके हर एक प्रोसेस जो है वो स्मूथली रनिंग रहेंगे। सो प्रोसेसर टाइम इज शेयर्ड अमंग मल्टीपल यूजर्स simultaneously is termed as time sharing. The main difference between multi-program batch and time sharing is the multi-program batch system. The main objective is to maximize the processor use. तो मल्टी प्रोग्रामिंग में क्या होता है, आप देखो कि आप कभी अगर टास्क मैनेजर चालू करोगे ना तो आपको पता चलेगा कि आपका प्रोसेसर 10%, 20%, 30% यूज़ हो रहा है, वो कभी 70, 80 या 100% यूटिलाइज नहीं होता है। मतलब आपका प्रोसेसर का कैपेसिटी जो है उतना लेवल तक हम लोग कभी प्रोसेसर को यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो मल्टी प्रोग्रामिंग बैच सिस्टम में हम लोग क्या बोलते हैं कि हम लोग प्रोसेसर का जो आपका कैपेसिटी है उसको मैक्सिमम लेवल तक हम लोग यूज़ करेंगे, जिससे आपके प्रोसेसिंग भी फास्ट होते जाए और आपका प्रोसेसर जो आपने इतना मेहनत करके लिया है, इतना कॉस्ट खर्चा करके लिया है, वो भी आप सक्सेसफुली उसको यूज़ कर पाओ। तो उसके लिए आपका प्रोसेसर का मैक्सिमम चीज़ें एक्सेस करने के लिए हम लोग यहाँ पे ये यूज़ करते हैं, बराबर है। उसके बाद में आपको नेक्स्ट क्या बोला है, देखो, बैच सिस्टम टाइम शेयरिंग, द ऑब्जेक्टिव इज टू मैक्सिमाइज द प्रोसेसर, वेर एज टाइम शेयरिंग में क्या होता है कि आपका रिस्पॉन्स टाइम जो है वो मिनिमाइज, द ऑब्जेक्टिव इज टू मिनिमाइज द रिस्पॉन्स टाइम टाइम शेयरिंग में, क्योंकि हम लोगों ने कोई टाइम जो है वो अलग अलग किसी को दिया है। सो मल्टीपल जॉब्स आर एग्जीक्यूटेड बाय CPU या प्रोसेसर, और हर किसी के बीच में क्या होगा, स्विच होते रहेगा। तो जैसे मैंने सपोज थोड़े टाइम गेम प्रोसेसिंग कर दिया, तो जब तक आप वो गेम खेल रहे हो उतने टाइम में मैं जाके वापस थोड़ा लाइक मैं थोड़ा सा ये ब्राउज़र का थोड़ा सा पार्ट जो है वो प्रोसेस करके आऊँगा, वो आप करेंगे उतने में, फिर मैं जाके PPT को थोड़ा प्रोसेस करके आऊँगा, उतना ख़त्म होगा, उतने में मैं वर्ड डॉक्यूमेंट को थोड़ा प्रोसेस करके आऊँगा, देन एक्सेल को प्रोसेस करूँगा, देन वापस मैं गेम पे आ जाऊँगा। तो वापस आपका गेम जो है वो स्मूथ चलते रहेगा। सो ये वे में हम लोग स्विच करते हैं बिटवीन डिफरेंट एप्लीकेशन। सो उससे क्या होगा, हर एक पार्ट को प्रोसेसर थोड़ा 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 प्रोसेस करते रहेगा हमेशा। सो उससे आपको पता नहीं चलता है कि बैकएंड में प्रोसेसर जो है वो स्विचिंग पैटर्न अप्लाई कर रहा है। आपको लगता है कि सारे प्रोसेस एक साथ चल रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। हर एक का प्रोसेस के बीच में इतना फास्ट स्विचिंग होता है जो हम लोग को समझ में भी नहीं आता है वो, और उतना स्पीड हम लोग को पता भी नहीं चलता है। सो वही सेम चीज़ यहाँ पे हो रहा है। सो यहाँ पे देखो क्या बोला है, ट्रांजेक्शन प्रोसेसर एग्जीक्यूट्स ईच यूजर प्रोग्राम इन अ शॉर्ट बर्स्ट टाइम। मतलब ये एल्गोरिथम हम लोग बता रहे हैं, या जहाँ पे हम लोगों ने टाइम डिवाइड किया हुआ है और हम लोग बोल रहे हो कि इतने टाइम के लिए ये यूज़ करेगा, इतना टाइम के लिए ये यूज़ करेगा। इट्स लाइक दैट इज इफ n users are present then each user can get the time quantum
हर किसी के बीच में हम लोगों ने थोड़ा टाइम डिवाइड किया हुआ है, और जो यूज़र जितना बड़ा है, मतलब उसका टास्क जितना बड़ा है, उसके हिसाब से हम लोग उसको कम या ज़्यादा टाइम अलॉट कर देंगे। हर किसी को इक्वल टाइम अलॉट नहीं होगा। लाइक एक वर्ड डॉक्यूमेंट को प्रोसेस होने के लिए ज़्यादा टाइम की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक गेम या एक वीडियो को प्ले होने की या प्रोसेस होने के लिए ज़्यादा टाइम की ज़रूरत है कंपेयर टू एक वर्ड डॉक्यूमेंट। So when user submits a command, the response time is in the few seconds at most. OS uses CPU scheduling, मतलब टाइम टेबल बना देगा CPU हर एक किसी का, बराबर है। जैसे आप देखो कि अगर हम लोग FIBA CIT में पढ़ रहे हैं, हम लोगों का कोई एक सब्जेक्ट जो है ना वो बड़ा है, तो हम लोग उसके लिए ज़्यादा लेक्चर अलॉट करेंगे। कोई एक सब्जेक्ट छोटा है तो उसके लिए कम लेक्चर अलॉट करेंगे। तो एग्जैक्टली सेम वे CPU ने भी क्या किया, अपना टाइम टेबल बना दिया कि ओके एक हफ्ते का पूरा टाइम टेबल बनाया कि ओके ये मंडे है, मंडे को ये पहला लेक्चर रहेगा, ये प्रैक्टिकल रहेगा, देन ये लेक्चर आएगा, देन ये आएगा, देन ये आएगा, देन सेम वे ट्यूसडे को ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा। इट्स लाइक दैट। सो यहाँ पे हम लोगों ने वही किया CPU शेड्यूलिंग में। एंड उसके आगे क्या बोला, एंड मल्टी प्रोग्रामिंग प्रोवाइड ईच यूजर अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द टाइम। सो हर एक प्रोफेसर को एक थोड़ा अपने नंबर ऑफ लेक्चर्स मिलेंगे जिसमें उनको अपना टास्क खत्म करना है। अब आप देखो कि एक ही बार में मेरा पूरा टास्क खत्म नहीं होगा, मतलब एक ही बार मैंने 2 लेक्चर ले लिए तो मेरा पूरा सब्जेक्ट खत्म हुआ क्या, नहीं हुआ। डेली बेस पे या वीक में कोई एक स्पेसिफिक टाइम पे मेरे कुछ लेक्चर्स डिफाइंड रहेंगे, और वैसा मैं कंटिन्यूअसली थोड़े टाइम के लिए करूँगा, तब जाके मेरा एक सब्जेक्ट या सिलेबस खत्म होगा। Now computer systems were designed primarily as a batch system and have been modified for time sharing. एडवांटेज क्या रहेगा, क्विक रिस्पॉन्स होगा, वही बेसिक एडवांटेज है, पढ़ लेना आप। डिस्ट्रीब्यूटेड OS, डिस्ट्रीब्यूटेड OS का मतलब क्या रहेगा। विल टेक 2-3 मिनट्स ब्रेक, देन कंटिन्यू करते हैं वापस। ओके, नाउ हम लोग एक लास्ट एक पार्ट देख लेंगे, आज का लेक्चर का लास्ट पार्ट, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। ध्यान से देख लो। Hello guys. Welcome to Making IT Simple. We have seen that a multiprocessor operating system is used to distribute the work in process on multiprocessors in a single system. But in today's world it's really hard to manage everything on single computer. There is requirement of group of computers to distribute day by day increasing workload. But manually distributing each program and process over all computers would be a hectic job. So as multiprocessing operating system manages the distribution on different processors on single system, similar to that distributed operating system is responsible to distribute and manage work over every computer in the system. So let us see in brief about distributed OS. If you have not already seen my previous videos on operating system, you can find it here. Also links are in description. So without wasting time, let's start the video. A distributed operating system is the software over a collection of independent, networked, communicating and physically separate computational nodes. So by the definition it may look something complex, but don't worry, let's try to make it simple. So let us say we have separate computational nodes, which are independent. Which means every individual has its own memory, CPU, etc. And they are all connected with each other through a network. It can be local area network or MAN or WAN. And they can communicate with each other, as they all are connected by the network. So distributed operating system is a software over a collection of independent, networked, communicating and physically separate computational nodes. So this operating system is distributed over all these computational nodes and not present over a single node. So let's understand how exactly it works. So let's consider a distributed system. Let us say a user creates a process at say site A. The process is not always executed at the site it is created. It may be executed at some different site. Or the process is divided in multiple sub-processes and get executed on different sites. What are the reasons behind doing this? There are few. First is load balancing. Distributing the process over different sites also distribute the load evenly on all sites. Second reason is computation speed up.
As multiple sites would execute the process, the computation time or execution time required would be less. Third reason is hardware preference. As each node has its independent hardware, some process may require a specific hardware which may be available at different site. Fourth reason is data access. Process may need different files which are at remote locations. So transferring every file is a tough job. So it is better that process is executed at sites where the files are present. Distributed operating system is loosely coupled. What is loosely coupled? The individual node in the system doesn't share the memory. Every node has its independent memory. The system which share the memory is called tightly coupled system. Let us see the goals of distributed operating system. These are also the features of distributed OS. First one is connecting users and resources. So as the system is distributed, resources and users are at different locations. So the operating system must make it easy for users to get access to remote resources, present at remote locations. Second goal is transparency. The operating system and resources are physically shared across multiple computers. Process also gets executed at multiple sites. But the goal of distributed OS is to make the user believe he is working on single computer system. The complexity behind the system must be hidden from the user. Third goal is scalability. The distributed operating system is distributed over many computers. So the goal is to scale or work efficiently on system that can be very large. The increasing number should never be the problem and the system should work efficiently. Fourth goal is reliability. The operating system is distributed across many computers. If any of the computer fails, the work should never get interrupted. If the same happens on single computer system, then there is no rescue from that. But on distributed OS there is more reliability as everything is distributed and not dependent on one centralized system. Fifth goal is performance. The distributed operating system must be more fast and efficient in working. It can be fast response time, better throughput, proper memory utilization and network utilization, etc. These are the goals the distributed OS must achieve. So that's all for today's video. Hope you all understood the concept. Comment down below Okay. if you want a video on a particular topic related. डिस्ट्रीब्यूटेड ओएस जो था उसका एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग था. आई होप आपको समझ में आ रहा है. अब अगर वही सेम कंसेप्ट के बेस के ऊपर अगर हम लोग डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है वो अगर देखेंगे तो आपको अभी यहाँ पे जो वर्ड्स दिए वो बहुत इजीली समझ में आएगा. ठीक है. सो हेंस वी आर डन टिल क्वेश्चन नंबर 9. नेक्स्ट टाइम हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 से डिस्कशन स्टार्ट करेंगे. आज मैं इसके आगे नहीं करा रहा हूँ.